धन्यवाद विजय कि मुझे इस प्लेटफॉर्म में मुझे भी आकर कुछ बोलने का मौका दिया। और सच में विजय के सैनी ब्लॉग की भी जय हो। बहुत बहुत जय हो। विजय के सैनी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पर इतने सारे सीनियर्स को, प्रबुद्ध जनों को सुनने का मौका मिला है। और मैंने तो बहुत ही रेयर ही कोई ऐसा सेशन होगा जो छूटा होगा किन्हीं कारणों से, नेटवर्क की वजह से। अदरवाइज़ मैंने सब कुछ सुना और वाकई बहुत बहुत अच्छा लगा। और ये वर्चुअल वर्ल्ड में और इसमें जब हम लोग अंदर हैं, कैद हैं, ऐसा भी हो सकता है। विजय, थैंक यू वेरी मच इस तरह का मौका देने के लिए भी। और लोगों को सुनने का जो अवसर मिला है, मैं उसको ज़्यादा ये करूँगा कि मेरे लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण था। सुशील दादा नमस्कार, अनिल दादा नमस्कार। पिछले दिनों अलग अलग विषय पर, अलग अलग इसी हमारे कला के, नाटक के, फिल्म के क्षेत्र से हमारे सीनियर्स और भी एनएसडी से और फिल्म और टेलीविज़न के जो लोग हैं, कलाकार हैं, वो लोग जो काम कर रहे हैं, कुछ राइटिंग में, डायरेक्शन में, प्रोडक्शन में, हमारे सीनियर्स जिनको कभी ऐसे सुनने का मौका नहीं मिला था। सच में बहुत अच्छा लगा। बहुत बेहतरीन अनुभव मेरा रहा सबको सुनने का। वैसे भी इस दौरान मैं किसी भी वर्चुअल उस पर कहीं भी कुछ चल रहा होता है तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ और सुनूँ, कुछ ज्ञान प्राप्त करूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन लूँ। और अद्भुत है ये वर्चुअल वर्ल्ड। वैसे देखा जाए तो जहाँ हम मंच पर जाने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, उसके लिए आतुर होते हैं कि कब मेरा नाटक होगा, कब मेरा परफॉर्मेंस होगा। अब अगले महीने आने वाला है। और सच में ये जो वर्चुअल जो मीटिंग हो रही है, जो बातचीत हो रही है, इसमें जो क्रिएट किया गया है, सब मिल रहे हैं। तो ऐसे टाइम में रियली ये बहुत ही मतलब सैल्यूट। जी विनोद सैनी जी को नमस्कार, प्रणाम। जो जैन जी को नमस्कार मेरा। जैसा कि विषय है रंग सिने यात्रा, वर्तमान समय की जीवन प्रक्रिया, मानसिक संतुलन कैसे बनाए रखें। तो सबसे बड़ी बात तो मानसिक संतुलन की है, क्योंकि ये वैसी स्थिति है कि हम कोई ऐसा किरदार कर रहे हों जो 3-4 महीने से एक कोठरी में बंद है। हम किसी ऐसे किरदार को अभिनीत करने का हमें मौका मिला हो, और वही किरदार हम खुद हैं इस वक्त, कि जो इस वैश्विक महामारी के कारण बंद हैं घरों में, और जो ज़रूरी भी है। जी विनोद सैनी जी, जी बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ, अमन अमन गुड। तो हम खुद चरित्र हैं इस वक्त, और जो डायरेक्ट मतलब किसी चरित्र को निभाने के लिए हमें रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, और स्वयं एक ऐसे चरित्र हैं जो डायरेक्ट उसको फील कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। हम ही नहीं, पूरी दुनिया में, पूरे देश में सभी लोग, हम कलाकार हैं तो थोड़ा सा इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, थोड़ा सेंसिटिविटी होती है, सेंसिबल होते हैं, दूसरों के दुख को भी देखते हैं, दूसरों की समस्या को भी अनुभव करते हैं, और ख़ुद भी समस्याओं से जूझते रहते हैं हंसते हुए। तो यही फ़र्क है। तो हमारे लिए मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए हमारे दोस्तों ने, हमारे सीनियर्स ने, हमारे जूनियर्स ने इस तरह का एक माहौल क्रिएट किया हुआ है जो हम वर्चुअली एक दूसरे से मिल सकते हैं,
कई तरह के सेशन अटेंड कर सकते हैं और जिसमें सब लोग अपने अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। इसके अलावा हम बतौर कलाकार, ये अच्छा अवसर है कुछ पढ़ने लिखने का, कुछ हम पढ़ लें। बहुत सारी चीज़ें छूट गई होती हैं आपाधापी में, दौड़ में, क्योंकि एक वक्त था जब हम सीखते थे इंस्टीट्यूशन में, गुरुओं के साथ सीखते थे, ग्रुप में सीखते थे। फिर धीरे धीरे हम उस पायदान से आगे आए तो हमारा डायरेक्ट सीखना बंद हो गया। इनडायरेक्टली तो हम सीखते रहते हैं हमेशा कहीं न कहीं से, लेकिन उस जीवन की उस आपाधापी में, उस दौड़ में तो हमारा जो डायरेक्ट लर्निंग थी वो ख़त्म हो गई। लेकिन ये एक ऐसा अवसर है जिसमें हम अभी दोबारा से डायरेक्ट कुछ पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सीख रहे हैं, देख रहे हैं। जी तस्दीक जी, सुधा जी, नमस्कार आप सभी लोगों का, धन्यवाद आप मुझे सुन रहे हैं। और उमेश दादा, नमस्कार। बहुत सारे मेरे सीनियर्स और मेरे भाई लोग हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी हैं काफ़ी लोग, और बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं आपको बताऊं, कि जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था कि मैं सोच रहा था कैमरे को ऐसे रखना पड़ेगा। मैं पहली बार ऑनलाइन आया हूँ। वैसे तो मैं पोस्ट अपने स्पीच वगैरह ये सब करता रहता हूँ, काम करता, बट ऑनलाइन आ रहा था तो मुझे हेलो सर, अनिल सर, नमस्कार। तो ऑनलाइन आते हुए मुझे डर लग रहा था, वैसा ही डर लग रहा था जैसे कि जब हम मंच पर, जब हम काफ़ी दिन रिहर्सल करने के बाद अपना कोई शो तैयार करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस तैयार करते हैं, और शो से पहले जो हालत, जो थोड़ी बहुत नर्वसनेस अभी भी जो हमारे स्टेज में जाने से पहले, दर्शकों के सामने जाने से पहले होती है, तो ठीक वैसा ही मेरे साथ हो रहा था। इतने प्रबुद्ध लोग, इतने सीनियर्स और सारे लोग यहाँ पर आते हैं, होते हैं, तो ये सब कैसे मैं बातचीत करूँगा। और वो डर स्वाभाविक है, और हम तो परफॉर्मेंस से पहले भी डरते हैं और बातचीत से पहले भी थोड़ा डर लगता है। मैं थोड़ा सा बहुत एक्सट्रोवर्ट भी नहीं रहा हूँ पहले से, थोड़ा इंट्रोवर्ट जैसा ही रहा हूँ, तो एकदम अपनी बात कहने में थोड़ा संकोच भी होता है। घर में भी मैं अपनी बात पूरी तरह नहीं कह पाता था, धीरे धीरे उसके लिए एक माहौल बना करके ही बात करता था। तो मनीष, नमस्कार मनीष, मनीष भंडारी। मैं बिल्कुल ठीक, आशा है तुम ठीक होगे। तो मुझे कहा गया है कि रंग यात्रा से शुरू किया जाए। तो जो मेरी रंग यात्रा है 90 के दशक में शुरू हुई अच्छे तरीके से। वैसे तो हमारा जो, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरा जो अपना गृह क्षेत्र है जहाँ मैं पैदा हुआ, तो उस जगह का नाम है चहज, गांव है वो, चहज है। वो गंगोली हाट तहसील आता है और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट आता है उत्तराखंड में। तो मैं वहाँ पैदा हुआ। 3 किलोमीटर बाद वहाँ गाड़ी मिलती थी हमें, सड़क जो थी वहाँ से 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद सड़क थी। और अपनी दुनिया थी, हमारे गांव की अपनी दुनिया, खूबसूरत गांव, और वहाँ के बेहतरीन लोग, एक दूसरे को हेल्प करने वाले। तो उस खूबसूरत से एक संसार में, उस गांव के एक संसार में मेरा जन्म हुआ। और रंग यात्रा हमारी बचपन से ही शुरू हो जाती है, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है कि ये रंग यात्रा है, क्योंकि उसका कोई नाम नहीं होता है। हमारे आसपास जो रिचुअल्स होते हैं, जो परंपराएं हमारी होती हैं, वो बड़ी रिच, बड़ी कलरफुल ऐसी परंपराएं होती हैं। होली, सातों आठों, गौरा महेश, जागर, घड़ेली। और वैसे भी हमारे गांव में ये कहा जाता है कि जब पांडव अज्ञातवास में थे तो वो वहाँ से होके गुजरे थे, तो वहाँ पांडवों का मंदिर भी है, इसलिए भी वो जाना जाता है। तो पांडवों के जागर भी वहाँ लगते हैं, महाभारत लगता है वहाँ पे कई सालों बाद, 10 साल बाद, कभी कभी 15 साल बाद, कभी पहले कहते थे कि 5 साल बाद। तो 22 दिन का वो जो जागर लगता है, जो गाथा गाई जाती है, लोक गाथा, तो वो अपने आप में एक ऐसा रंग अनुभव है, उससे गुजरना और उसको सुनना, उसका पार्ट रहना। हम तो उसी लोक जीवन के ही रहने वाले थे।
तो प्रणाम गोविंद जी। तो वो आसपास बाहर निकलते, अंदर जाते, खाते पीते रहते, जिस संस्कृति से हम लोग बिलोंग करते थे या जहाँ से हम रहते थे, तो वो रंग जो है, वो प्रकृति का रंग, वो और वो परंपराओं का रंग, उससे ओतप्रोत हमारा जीवन रहता था। वही अपनी बोली, कुमाऊनी बोली में बोलना, और सिर्फ स्कूल में हम अपनी भाषा, ये हिंदी भाषा का प्रयोग करते थे पढ़ने के लिए। पढ़ाई के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग होता था, वो भी अपने टोन में, अपने पहाड़ी टोन में उसका प्रयोग। और आठों सातों गौरा महेश वो रात को हुआ करती थी, तो उसमें झोड़े, हाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। तो उसमें झोड़े होते थे, झोड़े गाए जाते थे। तो उनको हम सुनते थे, कभी कभी छुप छुप के उनमें छिप के क्यों जाते थे, क्योंकि हमारे पिताजी अध्यापक थे, और एक जो सभी की मतलब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, और सबका एक सपना होता है कि जब उनका बेटा पढ़े या बेटी पढ़े तो वो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, कोई ना कोई सरकारी जॉब वो करे। तो हमारे पिताजी का भी ऐसा अनुशासन था, तो उस अनुशासन के अंतर्गत वो कहीं ऐसे तरह डायरेक्ट जाने नहीं देते थे। आठों सातों में नहीं जाने देते थे, होली में बहुत ज़्यादा नहीं जाने देते थे, 1-2 दिन जाएंगे। और इस तरह के जो भी आयोजन होते थे उनमें बस एक इंट्रोडक्टरी तौर पर उसको देखने के लिए, समझने के लिए थोड़ा जाने देते थे, बट उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होने देते थे। कहते थे कि पढ़ाई करो, पढ़ो, और एग्ज़ाम आने वाले हैं, परीक्षा आने वाली है, पढ़ाई में ध्यान दो, ये तो हमारा पार्ट है, ये तो हमारा कल्चर है, तो चलता रहता है, जब आगे निकल जाओगे तो ये सब तो आएगा ही। लेकिन मेरा मन हमेशा उधर ही को रहता था। तो जैसे कि एक एक कानों में, जैसे मैं किताब खोल के बैठा हूँ, तो पढ़ रहे हैं हम लोग, भाई बहन पढ़ रहे हैं, तो और बाहर झोड़े चल रहे हैं आंगन में। हमारी माताजी वहाँ गई हुई हैं और हमें पढ़ने के लिए हमारे पिताजी बैठे हुए हैं साथ में। कहा है कि पढ़ो, और हम उसको पढ़ रहे हैं, किताब खोलिए, कानों में वो धुन आ रही है, आहा धोली गंगा को, आहा धोली गंगा भागीरथी के भला रे वाड़ा, आहा खोली दे माता, खोल भवानी, खोली दे के वाड़ा, आहा खोली दे माता, खोल भवानी, खोली दे के वाड़ा, आहा केला रोचे भेंट पखावा, के खोलूं के वाड़ा, आहा पान सुपारी नारिंग लार्यों तेरो दरबारा, ओ खोली दे माता, खोल भवानी, खोली दे के वाड़ा, आहा खोली दे माता, खोल भवानी, खोली दे के वाड़ा। तो ये मिठास, उस लोक रंग में ये मिठास कानों में आती थी, तो अनायास कूदने का मन करता था। लेकिन पढ़ाई और पिताजी का जो अनुशासन था उस, और सबसे बड़ा जो रंग यात्रा या इस तरफ ज़्यादा खिंचाव होने का जो सबसे बड़ा कारण रहा, जब हम 8th 7th 6th 7th 8th 9th या ऐसे हम आगे बढ़े, क्योंकि मैं 12th तक गांव में ही GIC से पढ़ा मैंने। तो जब रामलीला, हमारे यहाँ की कुमाऊँ की रामलीला तो बहुत प्रसिद्ध होती है, तो हमारे पिथौरागढ़, हमारे गांव चहेज की रामलीला बहुत फेमस थी। तो साल में उसका इंतज़ार रहता था कि जब ये रामलीला होगी तो कोई ना कोई रोल करने की बड़ी इच्छा होती थी। देखने तो जाते थे, लेकिन रोल करने के लिए भी कई बार पिताजी से कहते थे कि मैं भी कुछ लक्ष्मण का, शत्रुघ्न का, या जो भी मेरे पर हो सकता है, जो मुझे मिल सकता है, मैं कुछ गाना चाहता हूँ, क्योंकि गायकी रामलीला होती थी। और रमेश माँ साहब, वो हमारे घर से, मेरे चचा भी लगते थे, मेरे घर से थोड़ी दूर में उनका घर था, वहाँ वो उसका रियाज करवा रहे होते थे, तालीम करवा रहे होते, पढ़ते भी वो कानों में वो आवाज़ें आती थी और मन वहीं रमा रहता था, तो वो धुनें वो सुनाई देती थी। तो रामलीला में भी अब क्योंकि तालीम में 1 महीना लगेगा, फिर उसके बाद 10 दिन तक रामलीला होगी, तो वो भी इजाज़त नहीं मिलती थी पढ़ाई की वजह से। फिर उस 2-3 दिन 4 दिन देखने के लिए ज़रूर भेजा जाता था और हम देखते थे। तो रामलीला में चुपके चुपके मैं क्या करता था, जल्दी से बैक स्टेज चला जाता था अपने दोस्तों के साथ, छोटे छोटे, और जो वहाँ एक ढेर रखा रहता था
बंदर और राक्षसों के कपड़े के, उसमें ये शर्त होती थी जो पहले पहुंच जाएगा वो जल्दी पहनेगा तो वो बंदर बनेगा। तो मैं भी यही करता था, मैं भाग के जल्दी से, मौका हम देखते थे, मेरा छोटा भाई, मैं या और भी जल्दी से वो कपड़े पहने जो मिल गए। राक्षस वाले मिले तो जल्दी वो पहने तो फिर वैसा मेकअप हमारा हो जाता था, और बंदर वाले मिल गए तो बंदर वाले पहने तो वैसा मेकअप हमारा हो जाता था, बंदर का मेकअप हो जाता था। और हम लोग फिर रावण सेना या फिर हनुमान जी के साथ स्टेज पर आते थे, उछलते कूदते हुए, ऊपर से मूंगफली तोड़ते हुए, जलेबियाँ संतरे तोड़ते हुए, और रावण के दरबार में लड़ाई करते हुए। तो क्यों? क्योंकि उसके लिए रिहर्सल की ज़रूरत नहीं होती थी, और वो चुपके से उसी दिन जाते थे, और बाद में ख़त्म हुआ, रखा, मुंह धोया और फिर घर। कभी कभी मुंह लाल रहता था तो घर में पूछते थे आज ये क्या, तो बड़ी झिझक से, शर्म से, लेकिन फिर घर में मम्मी और बहन और तमाम लोग, चाचियाँ और ये सब देख लेते थे, अच्छा आज ये बंदर बना था। तो इस तरीके से फिर पहचानते थे वो लोग ना। तो ये हमारे हमारे लोक से जो अपने आप ये रंग पैदा होता है, तो वहीं से कुछ न कुछ अंश, कोई कोई कीड़ा जिसको हम लोग कहते हैं वो आता है। और मैं सैल्यूट उन लोगों को जो गांव के, जो इतने फेमस वो लोग, रावण जो चाचा हमारे करते थे, या जो राम करते थे, लक्ष्मण करते थे, क्या गाते थे वो लोग। और पूरे साल वो हीरो थे, असली हीरो थे। पूरे साल हम लोग उनको देखते थे, उनसे बातें होती थी, कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो ऐसे धीरे 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 फिर 10th आ गया, 10th पास किया, फिर 12th आ गया। हाँ, 11th में मैं गया तो मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र कहीं और हो गया, तो उन्होंने कहा था कि 11th में बेटा मैथ्स लेनी है, और क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए तैयारी करनी है। तो मैंने कहा जी मैथ्स ही लूँगा। वो चले गए, उनका ट्रांसफ़र हो गया। तो मेरे दोस्त बायोलॉजी ले रहे थे, तो मेरा मन भी मैथ्स में नहीं था, बायोलॉजी लेनी थी। तो मैंने भी चुपके से बायोलॉजी में एडमिशन ले लिया। तो मैथ्स हट गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ये सब हो गया। तो पिताजी वहाँ से फ़ोन करते थे, या मतलब फ़ोन तो नहीं होता था, चिट्ठी आती थी, उन दिनों फ़ोन का सिस्टम नहीं था। तो टेलीविज़न भी हमारे गांव में नहीं था, रेडियो से हम लोग न्यूज़ सुनते थे। ये भी एक बड़ा मज़ेदार किस्सा है, अभी बताऊंगा। तो उन्होंने कहा, चिट्ठी में लिखा होता उन्होंने कि आशा है बेटा कि तुमने मैथ्स में तुम्हारी अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। वो मैं लिखता था हाँ पिताजी अच्छी चल रही है पढ़ाई, सब बढ़िया चल रहा है। और फिर 1 साल बाद ही वो ट्रांसफ़र उनका वापस वहीं हो गया, चहज। जब वो आए तो उसी स्कूल में, तो उन्होंने देखा, वो मैथ्स वाले सर से पूछा कि ये कैसा कर रहा है भूपेश मैथ्स में। उन्होंने कहा, तो वो घोंचों बोलते थे, घोंचों, मैथ्स तो लिया नहीं घोंचों ने। तो पिताजी ने बहुत मारते थे, डांटते थे। तो एक बिल्कुल अमरीश पुरी वाला उनका रौब था, वैसी आवाज़ थी, हाइट, पर्सनालिटी वैसी। तो एक मारा थप्पड़, कहा कि क्या है। फिर मेरी तो हालत ख़राब। 11th बायोलॉजी से करने के बाद उन्होंने लिखवा लिया एक लेटर कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में इसे 12th में मैथ्स देता हूँ, और मेरी हालत ख़राब, मैथ्स की 6 बुक्स कैसे होगा। लेकिन उन्होंने दिलवा दिया, और मैं ट्यूशन लगवा लिया, मैं भी लग गया। फिर तो करना ही था, मरता क्या नहीं करता। और फिर ऐसे जो है वो मैथ से 12th किया, फिर बीएससी में मेरा एडमिशन करवा दिया। तो उसके लिए मुझे पिथौरागढ़ जाना पड़ा शहर। तो वहाँ भी हमारा घर एक था पहले से, तो वहाँ जाना पड़ा। तो वहाँ जा कर के जब मैं बीएससी कर रहा था, तो मुझे एक सद्दा नामक एक प्राणी मिले। वहाँ के रंगकर्मी, उस समय के सक्रिय रंगकर्मी सतीश जोशी। तो सद्दा मेरा हाथ पकड़ के, एक दिन कॉलेज में ऐसे बातें होते रहती थी, मैं बीएससी का स्टूडेंट था, वो थोड़े सीनियर होंगे, बीए में थे। तो वो मुझे लेकर के एक रिहर्सल में ले गए। वहाँ डॉक्टर मृगेश पांडे जी, जो वहाँ के प्रोफेसर थे और नाटकों में सक्रिय रहते थे, लिखने में, तो उनसे मुलाकात करवाई। और निक्कू शाह जी, मतलब जिनको निर्मल शाह बोलते हैं, निक्कू भाई, और योगदा, ललितदा, और कंचन, निधि पंत जी, पता नहीं कितने लोग, बड़े मतलब पुराने आर्टिस्ट जो इनके थे, जो पिछले सालों से कर रहे होंगे, वो लोग बैठ के रिहर्सल कर रहे हैं। एक अलग माहौल है। मुझे पकड़ के ले गए और मुझसे स्क्रिप्ट पढ़वाई। और वो स्क्रिप्ट थी हमारे आदरणीय ललित सिंह पोखरिया जी दादा की लिखी हुई स्क्रिप्ट, राजकुमार। तो मेरा पहला नाटक था, स्टेज प्ले। तो मैं वहाँ गया, मैंने एक पढ़ा, 1-2 डायलॉग, मन में तो था ये मौका, डर भी लग रहा था। पढ़ा तो कहा कि ठीक है, ये एक हवलदार फौजी का रोल है, फौजी का, तू करेगा इसको। मुझे मिल गया वो रोल। अब मैं ये बीएससी फर्स्ट ईयर के एंड की बात है,
और पूरे साल जो मैं अपने कॉलेज के बाद हम लोग मार्केट में घूमते थे, कहीं अपने दोस्तों के साथ इधर घूमते थे, उधर किसी म्यूज़िक के प्रोग्राम में जाते थे, इधर उधर। तो अब मेरा रूटीन हो गया कि शाम को मैं रिहर्सल में जाने लगा। पूरा चेंज मेरा वो बदल गए, लोग बदल गए। रिहर्सल में मज़ा आने लगा, फिर उसकी तैयारी हुई और सरदोत्सव में वो नाटक हुआ और उसका बहुत बेहतरीन शो हुआ। और पूरे नाटक के साथ साथ बाकी किरदारों के साथ साथ मुझे भी बहुत तारीफ़ मिली। तो वो जो तारीफ़ थी, वो तालियां थी, उसके बाद जैसे ही मैं बाज़ार में घूम रहा होता, ओ प्रताप हवलदार हो, और प्रताप हवलदार, तो ऐसी आवाज़ें आती दुकानों से, इधर उधर से, जिन्होंने देखा था नाटक। तो वहाँ से ये मेरा नाटक के क्षेत्र में फिर आना शुरू हुआ। फिर नुक्कड़ नाटक भी किए उनके साथ, नुक्कड़ नाटक किए, उनमें भी पार्टिसिपेट किया। हाँ, इधर मैं बता रहा था आपको कि रेडियो जो हुआ करता था, वो रेडियो में क्या होता था, गाने आते थे। तो न्यूज़ जब चलती थी, समाचार, तो पिताजी लगा के बैठ जाते थे, हम लोग भी सुनते थे। तो न्यूज़ तक तो सही था, जैसे ही हम चुपके से गाने सुनने लगते तो वो कहते क्या है ये, हैं, पढ़ना नहीं है। तो गाने वाने नहीं सुनने देते थे और हमें बड़ा आनंद आता था गाने सुनने में। और फिर क्या है, गांव में दूर दूर लोग घरों में शाम के वक्त विविध भारती सुनते थे, तो ज़ोर से रेडियो लगा देते थे। तो विविध भारती से जो नजीमाबाद केंद्र से जो गाने आते थे, तो वो दूर से कानों में आते थे, तो ऐसे हम लोग सुनते थे। और टेलीविज़न भी तब आया जब रामायण बना था, महाभारत, तो तब टेलीविज़न आया। तो वो किन के पास था, जो चक्की थी जिनकी, जो आटा पीसते थे, वो एक व्यापारी थे, हमारे ही अपने भाइयों में से, बिरादरों में से, उनके यहाँ था। तो आटा गेहूँ पिसवाने के लिए हम दोनों भाई जाते थे चुपके से, और जाके वो कुछ देखने के लिए, या फिर जब दिन में पिक्चर होती थी वहाँ बैठ जाते थे। ऐसे हम लोग कभी कभी देखा करते थे। और 3 किलोमीटर पैदल चलकर हमें गाड़ी मिला करती थी, दूर से अपने स्कूल से गाड़ियाँ देखा करते थे इधर उधर। क्या क्या टाइम था। तो ऐसे जो ये रंग यात्रा की जो शुरुआत हुई, फिर पिथौरागढ़ में नाटक होने शुरू हुए। वाकई मुझे ऐसा लगा कि मेरे मन की, थैंक यू सद्दा, सतीश जोशी सद्दा को मेरा धन्यवाद, निक्कू शाह जी को धन्यवाद, जिन्होंने मतलब मुझे अपने साथ ऐसा अवसर दिया। ललित दादा को धन्यवाद कि उनका ऐसा नाटक मुझे पहला ही वो करने को मिला। अभी बहुत आगे और कई जगह उनकी भूमिका मेरे जीवन में महत्वपूर्ण रही है, आगे भी। तो फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। अब मैंने बीएससी भी कर लिया साथ साथ। हाँ, इस दौरान एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट मेरे लाइफ में आया कि पिथौरागढ़ में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की कार्यशाला, सघन नाट्य शिविर, उसकी घोषणा हुई थात के सहयोग से। थात जो संस्था थी जिसमें मैं जुड़ा, तो उससे, सॉरी मैं बोला ही जा रहा हूँ, मैं बीच में मैं अभी देख नहीं पा रहा हूँ। जी जी बिल्कुल अनिल जी, कुमाऊनी रामलीला वाकई अद्भुत है। मैं बाद में रिप्लाई करूँगा। तो जो वो नाट्य कार्यशाला शुरू हुई, नहीं दाजू, वो ललिता, जो ललिता वो ललित अधिकारी थे। आप तो तब ऐसे वहाँ प्रस्तुत नहीं थे, आपकी तो स्क्रिप्ट वहाँ थी बस। तो आपके बारे में तो इतना बताया कि ये ललित सिंह पोखरिया जी हैं, इन्होंने ये नाटक लिखा और बेहतरीन नाटक है, इसका शो पिथौरागढ़ में हो चुका है, ये सब हमें बताया गया। और वो जब पढ़ा हमने तो वाकई बहुत अच्छा लगा ना। तो वो ललदा मतलब वो ललित अधिकारी थे, और भट्ट जी भी थे, वो हेमदा और वो लोग थे और लोग। तो तब आप वहाँ नहीं थे, आपकी स्क्रिप्ट वहाँ थी। तो वो नाटक हुआ, वो बेहतरीन नाटक लिखा भी गया है और बहुत अच्छा उसका शो भी हुआ। हाँ, उसके बाद मैं कह रहा था कि जो नाट्य कार्यशाला राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की वहाँ आयोजित हुई, तो उसके लिए इंटरव्यू रखे गए उसके लिए, नाट्य कार्यशाला के लिए, क्योंकि उस दौरान राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तरफ से हर स्टेट में जगहों पर सघन नाट्य शिविर, मतलब 45-60 डेज के ऐसे शिविर, नाट्य कार्यशालाएँ हुआ करती थी, जहाँ उस स्टेट के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से या अदर स्टेट से भी आकर के
स्टूडेंट सीख सकें और रंगकर्मी आके सीख सकें, वहीं रहने खाने की उनकी व्यवस्था सारी होती थी, जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन करके या लोकल जो ग्रुप होता था, जैसे थात के साथ किया था, उनके साथ ऐसे कोलैबोरेट करके वो होता था। तो ये कार्यशाला का वहाँ आना, तब राम गोपाल बजाज जी डायरेक्टर थे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, और एक्सटेंशन प्रोग्राम के हेड थे प्रोफेसर देवेंद्र राज अंकुर जी। तो अंकुर जी का भी मेरे रंग यात्रा में बड़ा योगदान रहा है, मैं बताऊंगा। तो ये सब लोग वहाँ आए और ये नाट्य कार्यशाला शुरू हुई। इसमें चयन प्रक्रिया शुरू हुई, बिल्कुल ऐसे नहीं हुआ कि तुम आ जाओ। इसमें बाकायदा इंटरव्यू हुआ, ऑडिशन हुआ, हर स्टेट से लोग आए थे, यानी हर डिस्ट्रिक्ट से लोग आए थे, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, टनकपुर, हल्द्वानी, हर जगह से आए थे लोग। तो उसमें ऐसे उन्होंने सेलेक्ट किया और मेरे को भी सेलेक्ट किया। तो थात में मुझे बताया गया कि तुम्हारा भी सिलेक्शन हुआ है, तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा कि नहीं, ये तो मेरे जो मुझे चाहिए वो चीज़ तो मेरे घर के पास मिल गई। तो मैंने ज्वाइन किया उसको और बड़ा अद्भुत सवेरे हमारी जो जीवन प्रक्रिया थी, जो हम शाम को रिहर्सल किया करते थे, तो वो तो सवेरे 8 बजे से लेके रात को 8, 9, 10 बजे तक, वहीं ब्रेकफास्ट, वहीं लंच, वहीं डिनर, और वहीं जो बाहर से आए थे उनका होटल में रहने का। और हम लोकल थे तो हम बहुत देर रात में घर जाते थे, पूरे थके मादे और पूरा संतुष्ट आत्मीय तरीके से और प्रैक्टिस से संतुष्ट होके जाते थे, अपने आप को खोजते हुए, कुछ तलाशते हुए, और जो सीखा है उसको चिंतन मंथन करते हुए निकलते थे हम लोग घर। और दूसरे दिन सवेरे फिर आते थे 5 बजे। जी चेतन जी नमस्कार। जी आ रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ दाजू। मैं आलोक जी भी थे, बिल्कुल। हुआ ये कि क्या कैसे प्रक्रिया शुरू हुई, ये मैं बताता हूँ। जब ये काम शुरू हुआ तो उसमें जो लोग थे, जैसे वॉइस एंड स्पीच और एक्टिंग के लिए जो हम जो गुरु हमें प्रशिक्षण दे रहे थे, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम, मैं जिनसे बहुत प्रभावित था। मतलब कुछ टाइम तक तो मैंने बोलना भी उनकी तरह अंदाज अपना कैसे सीखूं, मुझे तो शौ का भी प्रॉब्लम है। मैं उनकी तरह थोड़ा बोलने के लिए सोचता था, उनको देखा रहता था और वो कैसे सिखाते हैं। आलोक चटर्जी सर बहुत डांटते भी थे, तो वो वॉइस एंड स्पीच और एक्टिंग उसका प्रशिक्षण वो दे रहे थे। और बॉडी मूवमेंट का प्रशिक्षण दे रहे थे कृष्णा भट्ट, के कृष्णा। तो अब मुंबई में हैं और काफ़ी पॉपुलर हैं, आप लोग जानते होंगे। और प्रस्तुति प्रक्रिया और नाट्य रूपांतर और अभिनय के इन तमाम चीज़ों का सारा मैक्सिमम जो जिम्मा था वो था सुमन कुमार जी के ऊपर। सुमन कुमार जी जो अभी डिप्टी सेक्रेटरी ड्रामा हैं, तो वो 96 में पास आउट होके आए थे। तो वो उन्होंने ये सब किया और उनको देख के भी इतने एनर्जेटिक, ये स्टेमिना और ये पूरा फोकस, तो उनसे सीखा स्क्रिप्टिंग में कैसे काम कर रहे हैं और कितनी एक्सरसाइज इम्प्रोवाइजेशन के ऊपर चल रही है। तो ये वो देखते थे। और सत्यव्रत राउत सर सेट डिज़ाइन, प्रॉपर्टी डिज़ाइन, मास्क मेकिंग और डिज़ाइनिंग के अदर एस्पेक्ट वो सत्यव्रत राउत जी सिखा रहे थे। उस समय पंकज सक्सेना जी वहाँ मैनेजमेंट में थे, तो प्रस्तुति प्रबंधन, तो उनकी भी क्लासेस होती थी पंकज सक्सेना जी की। और कहानियों को लेकर के रीडिंग और उसको कैसे किया जाए उस प्रक्रिया पर अंकुर जी और भारतीय नाट्य शास्त्र, क्लासिकल इंडियन ड्रामा और इन सब का प्रशिक्षण अंकुर जी देते थे स्वयं। और वो देखते थे कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। पूरा बहुत ज़बरदस्त वो कार्यशाला थी। सब लोग एक एक के ऊपर ध्यान दिया जा रहा था। और हमारी कुमाऊनी रामलीला या जो भी फोक है हमारा 7वां 8वां या जो है, उसके अलावा भी कोई फोक होता है। मैंने उस वर्कशॉप में मुझे पता चला कैसे नौटंकी जो स्टाइल है, जो फेमस नौटंकी शैली है उत्तर प्रदेश की हमारे, तो उसको उस पर काम करने के लिए, उसको सिखाने के लिए आत्मजीत सर वहाँ आए, आत्मजीत सिंह जी, और उन्होंने एक नौटंकी तैयार की हमारे साथ।
और हम मुझ जैसे बेसुरे लोग भी गाने लगे। ये एक ऐसा इंसाफ नाम से उन्होंने एक नौटंकी तैयार की जिसका प्रस्तुतिकरण वहाँ हुआ और ज़बरदस्त। कुछ याद है मुझे उसमें से, मैं कोशिश करता हूँ। बाई चंदन के बच्चा था वो ना रहा, उसको बच्चे के बदले में बच्चा मिले। दूजा बच्चा न चंदन के जब तक के हो, छैला चंदन के घर बन के बच्चा रहे। छैला चंदन के घर बन के बच्चा रहे। तो ऐसे उन्होंने हमें सिखाया था। सर प्रणाम, नमस्कार। मुश्ताक सर नमस्कार। तो अभी मैं आ रहा हूँ, श्री राम सेंटर में पहुँचने वाला हूँ। तो वो नौटंकी, उसमें जो रोल भी किया मैंने आगंतुक का, और ये भी क्या मतलब क्या सीखने को मिला उससे, वो एक ज़बरदस्त अनुभव था। आलोक चटर्जी सर ने तलघर का प्रस्तुतिकरण करवाया, लोअर डेप्थ का, और कैसे डिज़ाइन किया एक जिला परिषद हॉल के अंदर ही, और हम लोग उसमें वो रियलिस्टिक एक्टिंग को लेकर के उन्होंने इतना ज़बरदस्त काम कराया उसमें। तो हम लोगों ने उसमें मैंने शायद उसमें एक्टर शातिन का रोल किया, एक्टर का रोल किया, और हम सारे लोग उसमें कर रहे थे। क्या क्या पूरे दिन, पूरे 2 महीने हम लोग किस तरीके से गढ़े गए, हम लोगों को पकाया गया, गढ़ा गया हम लोगों को। और वहीं फिर सेट डिज़ाइनिंग और प्रॉप्स डिज़ाइनिंग की क्लासेस होती रहती, और दूसरी साइड बच्चों की वर्कशॉप चल रही थी। उसमें हफीज़ भाई, हफीज़ खान जी जो मास्टर हैं चिल्ड्रन थिएटर के, वो बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे थे, उनकी तैयारी हो रही थी। और इधर नौटंकी हो गई, तलघर हो गया। मतलब एक वर्कशॉप में आपके 3 प्रोडक्शन हो रहे हैं, और सबसे बड़ा प्रोडक्शन फुल लेंथ वो बहुत ही फेमस जो उपन्यासकार रहे हैं मनोहर श्याम जोशी जी, अब नहीं हैं लेकिन उत्तराखंड के ही बहुत हिंदी साहित्य का बड़ा नाम है। उनका जो उनका उपन्यास कसब बहुत फेमस, तो कसब का नाट्य रूपांतर किया गया। अंकुर जी ने वो डायरेक्ट किया, सुमन भाई उसका पूरा रूपांतर किया उन्होंने, और एक इम्प्रोवाइज़ करके, और डायलॉग्स हमें दिए गए, और उसको सीन को तैयार करवा रहे हैं, और हम देख रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि कैसे हो रहा है, कैसे काम हो रहा है। तो समझ लीजिए कि एनएसडी कर लिया। मतलब इस तरह का काम था। ऐसे लोग थे ना, ये जुझारू लोग जो आज भी इतने ये गुरु लोग या ये जो एक्सपर्ट हैं, ये इतने जुझारू हैं कि उस वक्त हमें मिले, उस वर्कशॉप में इन्होंने ऐसे तैयारी करवाई हमको। जो कसब तैयार हुआ तो उसमें भी मैंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बब्बन की। तो बब्बन की भूमिका बड़ी फेमस हुई, और उसके शोज़ पिथौरागढ़, उस वक्त में पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल शैले हॉल में, और अभिमंच। तब हम पहली बार हमने उस समय अभिमंच में 2 प्रोडक्शन, एक 11 बजे से शायद या 2 बजे से ऐसे शो हुआ, और एक शाम को 6:30 बजे से। वहाँ खुद मनोहर श्याम जी और कितने लोग आए हुए हैं। तो ये एक्सपोजर था उस वक्त उस कार्यशाला का। तो उस कार्यशाला ने मेरे जीवन की दिशा निर्धारित कर दी कि अब तो यही करना है, बस अब तो रंगमंच करना है, नाटक करना है, या अभिनय ही करना है, बस और कुछ नहीं। और उसमें एक चीज़ ये थी कि राम संजीवन की प्रेम कथा जो रेपर्टरी में तैयार था उस दौरान, जिसमें मेरे ख्याल से के कृष्णा और सत्यव्रत जी थे, राउत जी और गीता गुहा जी, ये लोग थे, ये कर रहे थे। तो उसका शो हम लोगों के लिए करवाया गया, हमें दिखाने के लिए कि किस तरीके से अभिनय रेपर्टरी में होता है, और ये है। तो वो भी एक बड़ा अच्छा अनुभव था। तो इसके लिए फिर से जो आभार जाता है वो थात लोक विरासत रंगमंच थात को जाता है, क्योंकि उसी ने ये आयोजन वहाँ करवाया, और बहुत राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के साथ, तो बहुत आनंद आया उसमें, बहुत कुछ सीखने को मिला। बट जब कार्यशाला ख़त्म हो गई तो फिर सूनापन, क्योंकि वो तो दिल्ली तो था नहीं कि अब यहाँ से फिर कोई और ग्रुप जाएंगे, किसी ग्रुप में नाटक हो रहा है, कहीं और हो रहा है तो कुछ करेंगे। तो फिर एक शून्य, बस वही चीज़ें हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। उस कार्यशाला में एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हुई, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो अक्सर मेरे दिमाग में कभी कभी अपने स्टूडेंट से भी जब क्लास ले रहा होता हूँ तो शेयर करता हूँ। वो ये था कि अभिनय की क्लास चल रही थी, हम लोग बैठे थे, आलोक चटर्जी सर क्लास ले रहे थे स्पीच पर या किसी चीज़ पर। मैं
मैं बैठा था, बड़े ध्यान से ही मैं सुनता था। वैसे भी मैं बहुत बात नहीं करता था, थोड़ा सा संकोची प्रवृत्ति का था, तो सुन रहा था। लेकिन वो अच्छा मानते थे कि चलो ध्यान से सुन रहा है। अचानक, अच्छा वो अपना सिगरेट पी रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, अचानक उन्होंने मेरी तरफ कुछ फेंका डांट के। सडनली कुछ था, चप्पल ही फेंका शायद ऐसे, ये और गेट आउट फ्रॉम द क्लास। मेरी समझ में नहीं आया कि मैंने क्या किया। मैं पहले तो बड़ा संकोच, मैंने कहा क्या करूं, कारण क्या है। तो उन्होंने तुरंत मुझे दोबारा बोला कि गेट आउट, बाहर जाइए। और मैं चुपचाप उठ के बाहर गया, स्टेयर जिला परिषद हॉल की सीढ़ियों में बैठ के रोने लगा। तो वहां रोने लगा, सत्यव्रत राउत जी आ गए। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, हाथ रखा, जोशी क्या हुआ। तो मैंने कहा सर ऐसा ऐसा हुआ। उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, डोंट वरी, वो बहुत अच्छे वो हैं, वो तुम्हें बाद में प्यार भी करेंगे और तुम्हें। मैंने कहा सर मुझे कारण नहीं पता चल रहा है, मैंने गलती क्या की वो तो पता चले मुझे। उन्होंने कहा सब पता चले, रिलैक्स, ये वो करके वो चले गए। बाद में उन्होंने मुझे बुलवाया अंदर और पूछा कि क्यों, पता है आपको क्यों बाहर भेजा। मैंने कहा सर नहीं। कहा कि आप जिंदा इंसान हो, क्या हो आप, आपके रिएक्शन या रिएक्ट कुछ तो आप करोगे ना। एक्टिंग में तो रिएक्शन बहुत ज़रूरी है। आपके बगल में एक सोया हुआ है कलीग आपका, बहुत देर से मैं क्लास ले रहा हूँ और सोया हुआ है। तो मेरे मन में ये आया कि सोया वो है तो डांट उसको पड़नी चाहिए, भाई मुझे क्यों पड़ गई, ये मेरे अंदर सवाल चल रहा था। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर आप इंसान हैं और कलाकार बनना चाहते हैं, कलाकार हैं, आपके बगल में कोई मरा हुआ है, जिंदा है या कैसा है, क्या आपको आभास नहीं होगा उसका कि अगल बगल कौन है, क्या स्थिति में है। तो आप उसको जगा सकते हो, आप स्वार्थी हो, यू आर वेरी सेल्फिश। तब मेरी समझ में बात आई कि ओ कितनी ज़रूरी बात है। तो बाद में फिर उसको भी थोड़ी डांट पड़ी। और फिर शाम के वक्त वो हमें ऐसे ही घूमते हुए ले जाया करते थे, कंधे में हाथ रख के। तब उन्होंने बड़े प्यार से पुचकारा, बताया, फिर और बातें की, थिएटर की बातें की, अपनी बातें की। तो इस तरीके से वो सिलसिला चलता था। तो वंडरफुल एक्सपीरियंस। और वाकई टर्निंग पॉइंट इसलिए कहा मैंने क्योंकि उसने दिशा बदल दी थी। और पहले तो था ही कि कुछ करना है ऐसा, और मैं और घर वालों को लग रहा है तो बीएससी कर रहा है और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है। पिताजी को ये लग रहा है, घर वालों को ऐसे लग रहा है मैं रात रात को गेट के नीचे से ऐसे जा कर के घर में जा रहा हूँ रिहर्सल से। तो जो मेरा एक बहुत बड़ा अच्छा इमेज था घर में कि ये बहुत स्टूडियस है, पढ़ने वाला है, तो वो कम हो गया धीरे धीरे। ठीक है। तो ये जब कार्यशाला हो गई, उसके बाद एक नाटक फिर हुआ, वेदना। थात ने ही ये नाटक उठाया और मेरा वेदना था। हाँ, बहुत बड़े साहित्यकार हैं उत्तराखंड के, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह बटरोही जी का उपन्यास या कहानी कहें उसको, लघु उपन्यास महर ठाकुरों का गांव, बहुत बेहतरीन वो है। और उसका नाट्य रूपांतर किया थात के ही सतीश जोशी जी, सद्दा ने, और निक्कू शाह जी, और उन्होंने सद्दा ने उसको मिलके डायरेक्ट किया। और मैं उसमें मुख्य भूमिका मुझे दी गई हरदा शास्त्री की, कि बहुत बेहतरीन लिखा गया था, स्टोरी बहुत ज़बरदस्त थी। तो उसमें मेन रोल मिला था, बड़ा चैलेंज था मेरे लिए और मैं कर रहा था उसको। और भी मेरे कोलीग्स अलग अलग रोल कर रहे थे, मेरे सीनियर्स, और बड़ा सपोर्ट भी मिलता था। ग्रुप, वो उस वक्त जो ग्रुप था हमारा, वाकई वो बड़ा प्रोफेशनल, एक छोटी रेपेट्री होती है उस तरह का डेडिकेटेड ग्रुप था और बड़े पॉजिटिव था काम को लेकर के। करें कहाँ से ये चीज़ें जुटाते थे पता ही नहीं चलती थी। सेट बनाते थे बेहतरीन, मोहनदा थे हमारे, मोहन खरकवाल मोहनदा, तो वो एक्टिंग के साथ साथ लाइट भी करते थे। कैसे वो लाइट करते थे, तो ये जो इतने क्रिएटिविटी से काम करते थे ये लोग, और मैं उनके साथ था और मुझे भी ये करने का मौका मिलता था, और एक से एक कलाकार थे। तो वेदना नाटक प्रस्तुत हुआ तो एक अलग रिस्पॉन्स, शहर में एक अलग तरह का रिस्पॉन्स उस नाटक को फिर मिला। तो हमारी जो ये रंग यात्रा चल रही है पिथौरागढ़ के रंगमंच में, किस तरीके से एक सीरियस रंगमंच हो रहा है, गंभीर रंगमंच हो रहा है, तो वो पहले से शुरू हो चुका था। अब तो वो बिल्कुल अपने काफ़ी पीक पर था। और उस वेदना के शोज पिथौरागढ़, हल्द्वानी, पौड़ी, जहरी खाल, मतलब एक इंटर कॉलेज का उद्घाटन होना है तो वहाँ नाटक करवाया गया।
नाटक किया तो बहुत बड़े सरदार जी ब्रिगेडियर, बड़े पग वाले, इतने लंबे, मैं मेरी हाइट कम, और मैं ऐसे देख रहा हूँ उनको। शो के बाद वो मंच पे आए, मैं मेन रोल करता था, मुझे उठा लिया ऊपर, वो तुस्सी की कितना वीरे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे वो, एंड मतलब रोंगटे खड़े हो गए वो, और उन्हें उठा लिया गोद में ऑडियंस के सामने। तो वो एक और बूस्ट था एज एन एक्टर। मतलब कई बार हम लोग तो पगला जाते हैं ना, तालियां हमें मिलती हैं, और जब अप्रिसिएशन मिलता है तो बस सब कुछ भूल जाते हैं, उसके बाद हम एक कदम और आगे निकलने की। हाँ, कुछ कनेक्शन का कुछ प्रॉब्लम आ गया था शायद। पता नहीं, ये सब हमारे हाथ में तो है नहीं ना। तो पता नहीं कहाँ चला गया, मैं कहाँ चला गया, आप कहाँ चले गए। मैं अब दिख रहा हूँ, मैं ऑडिबल हूँ, कंटिन्यू करें। हाँ गुड्डू, नमस्कार, थैंक यू। और प्रसून, नमस्कार जी। पांडे जी, थैंक यू। राजीव, थैंक यू। तो फिर विजय, चल रहा है ना। तो उसके बाद एक वेदना ख़त्म होने के बाद एक और टर्निंग पॉइंट, एक और अपॉर्चुनिटी मेरे लिए, कि लखनऊ से पता चला ललित सिंह पोखरिया जी एक नाटक करने पिथौरागढ़ आ रहे हैं, जिनका राजकुंवर मैंने पढ़ा था, उनकी तारीफ़ सुनी थी और उनके बारे में बहुत सुना था। वो लिखते हैं, उनके कई, उन दिनों भी वो कई मैगजीन्स में लिख रहे थे और लगातार नाटक करते, उनके बारे में सुनते रहते थे। बेहतरीन अभिनेता हैं, निर्देशक हैं और नाटककार हैं, ये सब सुनते रहते थे। तो जब वो आए पिथौरागढ़, एक नई ऊर्जा के साथ, उनकी जो एनर्जी, उनके जो रिसीविंग जो थी, और एक उसने एक एनर्जी का माहौल पैदा कर दिया हमारे वहाँ के रंगमंच में। और एक और नाटक करने के लिए उनके बीच, मतलब हमारे जो सीनियर थे थाट के, उनके और दादा के, ललित दादा के बीच में फिर कुछ मंत्रणा चलने लगी। हम लोग दूर से देखते थे कि क्या मंत्रणा चल रही है भाई, क्या तय होगा, और हम क्या मिलेगा, क्या होगा, और भाई हमें भी कुछ मौका मिलेगा, ये सब हमारे अंदर चल रहा था। तो सबको बुलाया गया, फिर दादा के साथ परिचय हुआ, उनका पहला ही जो संवाद, या पहला ही जो वो बोलते थे जिस तरह से, इस एनर्जी से, तो वहीं से कुछ और ऐसा हुआ कि हाँ, एक और ऐसी कार्यशाला और एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ फिर से जुड़ना हो रहा है या उनसे सीखना हो रहा है, तो ये सौभाग्य है। और फिर उन्होंने लिखना शुरू किया उत्तरायणी। उत्तरायणी जो है वहाँ का एक त्यौहार होता है। उत्तरायणी तो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, कहीं पोंगल और अलग अलग तरीके से। तो हमारे यहाँ घुगती त्यार बोलते हैं उसको, उत्तरायणी मनाया जाता। तो उत्तरायणी पर उन्होंने, क्योंकि वो लोक शैली पर, एक नई लोक शैली को गढ़ने की प्रक्रिया में थे, तो उन्होंने उत्तरायणी पर नाटक लिखा, और बेहतरीन नाटक लिखा, जिसमें कोरस गाते हुए आता है, पावन परबयो उत्तरायणी हो। तो इस तरीके से ये वहाँ की धुन में, लोक धुन में, और उसमें से, उस कोरस में, मतलब जो 3 लोग सूत्रधार थे, उसमें से एक मैं भी था, और एक थे हमारे मोहनदा, और एक राजू चंद, बेहतरीन कलाकार, मैं उनको याद करता हूँ। तो वो अब नहीं हैं वहाँ के, पिथौरागढ़ अनाम से वो थे। तो हम 3 लोग वो रोल करते थे, बाकी और एक से एक जो कलाकार थे वो लोग। 2 पौने 2 घंटे का नाटक, बेहतरीन नाटक। उसकी प्रस्तुति प्रक्रिया में जो सीखने को मिला, ज़बरदस्त। तो एक और नया अनुभव कि अपने लोक को कैसे कि एक शैली का रूप दिया जा रहा है, और उसमें वो निर्देशक भी हैं और वो लिख भी रहे हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं, उसको डिज़ाइन भी कर रहे हैं, और हमसे काम भी करवा रहे हैं, हमसे अभिनय भी करवा रहे हैं। तो वो जो महीना था हमारे लिए, वो वाकई यादगार महीना था। वो एक और टर्निंग पॉइंट था, और मैं तब बहुत प्रभावित हुआ, दादा से बहुत प्रभावित हुआ। और मैं नाखुश था कि मुझे कोरस का, शुरू में मैंने कहा अरे यार, मैंने इतने नाटक कर लिए, कार्यशाला कर ली एनएसटी की, और मुझे ये रोल दिया है, मन ही मन मेरे ये चलता था। मुझे घुरबू नहीं दिया, या मुझे दूसरा वो बड़े बड़े जो एक वो हीरो था जो आता है बाहर से, वो नहीं दिया। मुझे ये क्या रोल दिया। लेकिन जब वो प्रक्रिया शुरू हुई, जब करना शुरू किया हमने, कहा ये तो बड़ा बेहतरीन, ये तो लीड कर रहे हैं, यही तो स्टोरी को लेके जा रहे हैं, और उसमें जो सीखने को मिल रहा था,
तो भाव भंगिमाएं, बॉडी लैंग्वेज, वो छलिया वाला कॉस्ट्यूम, वो लोक कलाकार का समझ लीजिए कि हमारे यहाँ के एक लोक कलाकार का चरित्र कर रहे हैं हम, तो वो चीज़ मिली। तो बहुत ही बेहतरीन अनुभव था। उसके भी शोज हुए और उसका शो पौड़ी में भी, संभागीय नाट्य समारोह में भी शो हुआ और कई जगह उसके शोज हुए। बेहतरीन यात्रा। और ये नाटक भी ख़त्म हुआ, फिर ललित दादा भी चले गए लखनऊ वापस। अब क्या, और इधर घर वालों का दबाव कि तुम क्या कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, रिहर्सल में ही रहते हो, यहाँ रहते हो। और एक और उन दिनों भूत सवार हो गया। मेरे बासु पांडे जो हैं, वो मेरे मित्र, जो पिथौरागढ़ के काफ़ी जाने माने व्यक्ति हैं, तो वो मेरे दोस्त, तो वो चला रहे थे अपना ये माउंटेनियरिंग और रॉक क्लाइंबिंग, इस तरह के कोर्स, और ट्रैवलिंग, ट्रैकिंग। अब मैं साइंस से मैं इधर आ गया। घर वाले कह रहे हैं कि ये क्या रिहर्सल करता है, क्या कहाँ जाता है, जो इसका मेन फोकस जो हमने तय किया है वो कहाँ है। और अब ये नाटक हो गया तो अब ये निकल गया ट्रैकिंग पर, माउंटेनियरिंग में निकल गया, कहाँ चला गया कुछ पता नहीं है। तो हम लोग चले गए पिंडारी ग्लेशियर बासु पांडे जी के साथ और वहाँ के कई और दोस्तों के साथ, उस क्लब के साथ पिंडारी ग्लेशियर चले गए। वहाँ की यात्रा कर रहे हैं, ट्रैकिंग, प्रकृति के नज़दीक, और खुद वैसे ही प्रकृति के नज़दीक रहते थे और करीब ना। दिनेश को जय हो, दिनेश की जय हो। तो फिर उसके बाद माउंटेनियरिंग सीखी, रॉक क्लाइंबिंग सीखी, उसके सर्टिफिकेट लिए, वो भी चल रहा था। और मेन जो बीच बीच में घर वालों को दिखाने के लिए वो फॉर्म भर देते थे कि भाई इंजीनियरिंग का फॉर्म आ गए हैं, भर दिया, हाँ फॉर्म भरा, बरेली चले गए, एग्ज़ाम देने, दे के आ गए, फिर घर आ गए। लेकिन तलाश है कि अब नाटक कब होगा, अब कब नाटक होगा। जब तक नाटक नहीं होगा तब तक क्या करें। और एमएससी प्रीवियस मैथमेटिक्स से ज्वाइन कर लिया और बीच में कंप्यूटर का कोर्स भी कर डाला जब ये खाली रहे, तो 5-6 महीने का, कि अपने आप को कहीं ना कहीं ये करना था ना। नहीं तो इंजीनियरिंग, बैंक, पीयू, सीडीएस, पता क्या क्या, यहाँ से घर से ये सब बातें आती थी, और वो गलत नहीं थे अपनी जगह। उनको मैं जानता था कि उनको हमारे भविष्य की चिंता है और इस फील्ड के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। और वाकई ये बहुत अनसर्टेन और इस तरह का बहुत अनुभव ये था। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे महर्षि विद्या मंदिर ज्वाइन कर लिया एज ए कंप्यूटर टीचर। मेरा वहाँ सेलेक्ट, काफ़ी लोग आए थे, मुझे ले लिया क्योंकि मैंने कुछ करके दिखाया। और मैंने कहा मैं तो कंप्यूटर के साथ आपके बच्चों को थोड़ा ड्रामा भी सिखाऊंगा, और अगर ड्रामा अगर करेंगे ना बच्चे तो उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। तो जायसवाल जी थे, आर्मी रिटायर्ड प्रिंसिपल, उन्होंने मुझे रख लिया। और भी कई लोग थे हमारे जानकार, उन्होंने कहा कि तुम्हें इसीलिए लिया कि तुम ये थे। मैंने कहा हाँ शायद इसीलिए लिया। अब मैं वहाँ कभी कंप्यूटर लैब ले जाता उनको, कभी ड्रामा कराता, ये सब टाइम 2 बजे तक, 12-1 बजे तक निकलता, फिर घर, फिर कभी बीच बीच में कॉलेज जाता, और ये सब सिलसिला चल रहा था। तो अचानक मेरा इन दिनों में बहुत थॉट में रहता था, जैसे हंसी मजाक में बहुत कॉमेडी करता था, हंसता था। उन दिनों में थोड़ा सा ऐसे चला गया कि अब क्या होगा। तो वही निक्कू भाई और सद्दा, ये सब लोगों ने कहा कि भाई तुम BNA, NSD, BNA ये सब भर दो। और सद्दा ने कहा भर दो, मैंने भर दिया। फॉर्म मंगाया उन्होंने ही मंगाया और मेरा भरवा दिया, मैंने भर दिया। उसकी तैयारी शुरू कर दी। और साथ में SRC रेपर्टरी का भी निकलता है, क्योंकि भाई हम NSD की वर्कशॉप भी कर चुके, इतने नाटक कर चुके, अंदर से हिम्मत आ रही थी, तो SRC रेपर्टरी भी भर दिया और वो सद्दा ने भी भरा। और हम दोनों भाई वहाँ से आ गए दिल्ली इंटरव्यू देने। तो NSD का इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू ठीक ठाक रहा और बहुत सारी चीज़ें पता चली कि बहुत अभी कुछ और करना है, जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है या ये करना है, उसमें थोड़ी सी कमी है। लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। और साथ ही साथ कुछ दिनों बाद SRC रेपर्टरी का भी दे दिया। और वहाँ सद्दा की दीदी रहती थी गाज़ियाबाद में, उनके यहाँ रह के ऐसे चक्कर मार के हम लोग 2-4 दिन यहाँ रह के इंटरव्यू दे के वापस चले गए पिथौरागढ़। और रिजल्ट आ गया, उसमें नहीं हुआ NSD में, लेकिन मन में ये था कि NSD ही करना है। अब फिर ये लोग कहने लगे भाई BNA भी भरा है, वो भी दो। तो पहले मेरे को हुआ कि नहीं NSD ही करना। फिर मेरे मन में ये आया कि जब पोखरिया जी जैसे ग्रेजुएट और नाटक और अभिनेता निर्देशक जब BNA से हो सकते हैं, तो वो इंस्टीट्यूट भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट
होगा तो मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, और मैं बीएनए इंटरव्यू देने चला गया। और वहाँ जब इंटरव्यू में गया तो मेरे गुरुजी वहाँ बैठे हुए थे, अंकुर जी। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत देर तक बातचीत की, कार्यशाला की बातचीत की, और मेरे रोल के बारे में कहा ये क्या। और मैं बहुत तैयारी करके गया था, और लेकिन वहाँ जब मैं गया तो जो बाहर तैयारियाँ चल रही थी, जिनमें रोजी दुबे, दिनेश शर्मा, धर्मेंद्र जायसवाल क्या क्या कर रहे थे पता नहीं, और सबसे बड़े खतरनाक मनोज मिश्रा पता नहीं क्या क्या कर रहे थे वहाँ पर तैयारी, और मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने कहा क्या क्या होगा, कैसे होगा। तो यहाँ तो एक से एक हैं, और कितने 500-600 लोगों की भीड़। तो मैं फिर थोड़ा मैंने अपनी तैयारी और शुरू कर दी, और उस तरह से इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन हो गया। तो सिलेक्शन हो गया तो बढ़िया खुशी हो गई कि चलो अब जो है कुछ एक स्टेप और आगे, और कुछ नया करने के लिए, और आगे सीखने के लिए, अब इस फील्ड में वाकई गहराई से जानने के लिए, और अगर इसको प्रोफेशन बनाना है या इसी को करियर बनाना है इस फील्ड को, तो फिर अब बहुत ज़रूरी है कि कुछ आगे सोचा जाए, आगे ये किया जाए। तो वहाँ पिथौरागढ़ जैसे शहर में, छोटे शहर में, अखबार में भी आ गया। तो वो अखबार की कटिंग लेके मैं अपने पिताजी के पास पहुँच गया। मैंने कहा कि देखिए मेरा यहाँ, जहाँ आप कहते थे ना नहीं करना है, अखबार में आया है। उन्होंने देखा, रख दिया। उन्होंने कहा कुछ नहीं है ये, मुझे इस फील्ड की कोई जानकारी नहीं है, और जो मैं कह रहा हूँ अभी भी टाइम है, और मैं तुम्हें कुछ भी करवा सकता हूँ। इंजीनियरिंग की कोचिंग तक करवा सकता हूँ, ये करवा सकता हूँ, वो करवा सकता हूँ, बैंक कुछ नहीं होगा तो बैंक पीओ की तैयारी करवा सकता हूँ, ये करवा सकता हूँ, वो करवा सकता हूँ, लेकिन तुम ये नहीं करोगे। मैंने कहा नहीं, अब तो मुझे ये करना है, अब कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो उन्होंने तब मुझसे कहा एक चीज़ कि बेटा देखो, लाइफ में ये तुम्हारा डिसीज़न है, जो मेरा डिसीज़न है, मैं जो करवाना चाहता हूँ उसमें मैं फुल सपोर्ट करूँगा, मैं करवाऊँगा, बट इसकी जानकारी मुझे नहीं है। और अगर 2 साल बाद, 3 साल बाद तुम मुझे मेरे पास ये कह के आओगे कि मेरे से ये नहीं हुआ, या मैं अब कुछ और करना चाहता हूँ, या सफलता नहीं मिली, तो मैं कोई सपोर्ट नहीं कर पाऊँगा। उन्होंने मुझे डराने की कोशिश भी की, लेकिन मैंने कहा ठीक है, मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूँ और मुझे यही करना है। तो वो चुप हो गए, और उसके बाद मेरी यहाँ आने की तैयारी शुरू हो गई, और उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह विदा किया। महर्षि विद्या मंदिर ने ग्रेट फेयरवेल दिया, बेहतरीन। थात ने मुझे बहुत अच्छा वार्म फेयरवेल दिया, और मैं वहाँ से चला आया बीएनए। अब मेरी एक दूसरी यात्रा शुरू हो गई बीएनए में। अब जब क्लासेस शुरू हुई, ये हुआ, तो वहाँ का एक बहुत सिस्टम था। शुरू मॉर्निंग से लेकर के रात तक का पूरा एक शेड्यूल था, और वहाँ थियरी की भी क्लासेस थी, इंडियन क्लासिकल ड्रामा, वेस्टर्न ड्रामा, और डिज़ाइनिंग, और ये तमाम चीज़ें, पीरियड्स होते थे ऐसे ऐसे करके, और मॉर्निंग योगा, वॉइस एक्सरसाइज, अखाड़ा भी होता था, और सब कुछ होता था। फिर वहाँ जा कर के अपने तमाम जो सेलेक्ट होके आए थे साथ में, जिन्होंने बहुत पहले भी काम किया था इसी तरीके से, प्रदीप चौधरी, और मैंने अभी जिनके नाम लिए अपने बैचमेट्स के सबके, राकेश पांडे, प्राची पाठक, रोजी दुबे, धर्मेंद्र जायसवाल, जगमोहन रावत, वो मथुरा से आए थे, और विजय मिश्रा लखनऊ से, मंजू शर्मा सहारनपुर से, तो राकेश पांडे, तो बहुत सारे लोग हमारे बैच में, मतलब बहुत मेहनती लोग थे, जो पूरा ऐसे थे कि बिल्कुल ये करना है। जो भी एक चीज़ आती थी उसके पीछे लग जाते थे। अगर आप थोड़ा पीछे हटे तो गया। अगर आप कहीं भी कोई परफॉर्म करने में या अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्रेस करने में थोड़ा पीछे हुए तो आप गए, वहाँ ऐसे थे। और मनोज मिश्रा तो ये सवेरे उठ के हारमोनियम लेके भाई साहब सीढ़ी के नीचे 4 बजे, ताकि बाद में एंगेज ना हो जाए हारमोनियम, ये 4 बजे ही बैठ जाता था वहाँ जाके, और हमें फिर उसका इंतज़ार करना पड़ता था। और हमारे चतुर्वेदी सर सवेरे आ जाते, और हमें जो सीनियर मिले, उमेश पांडे जी, और ये हमारे विजय सिंह, हमारे जो सीनियर थे, सुकेश भाई, महेश भाई, और ये राजकुमार भाई, तो ये तमाम लोग थे। ये लोग और जीवट थे, ये लोग भी बड़े शिद्दत के साथ अपने एक काम में लगे रहते, तो हमें इनसे भी काफ़ी कुछ ये मिलता था। और जहाँ हम लोग फंसते ये करते, उनसे भी सीनियर बीच बीच में आते थे वहाँ। अपने जगत भाई हैं,
उनसे भी एक बार मुलाकात हुई, और लोग भी जो पुराने सीनियर हैं, निशित भाई, ये लोग सब लोग आते थे, तो शैलेंद्र भाई अक्सर आते थे। अब फिर वहाँ भी फिर फैकल्टीज़ आने लगी, और एक बहुत अच्छा क्या हुआ कि उस वक्त हमारे जो डायरेक्टर BM शाह जी बन के आए, ब्रिजमोहन शाह जी। तो बहुत अच्छा लगा कि हमें लगा कि मुझे ये लगा ख़ास तौर से कि नहीं, अब कुछ और एक एडिशन होने वाला है हमारी लर्निंग में, हमारे जानकारी में, क्योंकि इतना बड़ा व्यक्तित्व, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऐसे निर्देशक, उनके गाइडेंस में हम लोग काम करेंगे। और हुआ भी वही, बहुत अच्छा हुआ, बहुत कुछ अच्छा चल रहा था। उस बीच हमारे जो टीचर्स थे वहाँ के, जो वहीं की फैकल्टी थी, जुगल सर, चित्रा जी और अरुण जी, वो सब तो हमें पढ़ाते ही थे लगातार, उनकी क्लासेस तो हम करते ही थे। उसके अलावा जो बाहर से भी फैकल्टीज आती थी कंटिन्यूस, अनामिका मैम लगातार फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हमें अभिनय पढ़ा रही हैं, S रघुनंदन सर आकर के पढ़ा रहे हैं, और CR जाम्बे सर प्रोडक्शन कर रहे हैं, मोहन महर्षि सर आकर के प्रोडक्शन करते हैं, जुगल सर प्रोडक्शन करते हैं, उर्मिल कुमार थपलियाल जी ने प्रोडक्शन किया और अपना म्यूजिकल, उसमें क्या कमाल। तो हम लोगों के लिए तो ये था कि 2 साल के अंदर बहुत ज़बरदस्त वो मिल गया हमें एक्सपोजर। और ललित दादा, फिर हमें कॉस्ट्यूम, एक अलग एस्पेक्ट उनका वहाँ देखने को मिला, और कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कंप्लीट स्केच से लेकर के कंप्लीट मॉडल के साथ उन्होंने, तो वो मेरे एक तरीके से वो मेरे बड़े भाई, मेरे गुरु सदृश और बड़े भाई मेरे जीवन में रहे हैं। आगे भी उनका बड़ा एक वो रहा है मेरे साथ, और सवेरे से लेकर शाम तक लगातार, और बहुत मस्ती भी होती थी हॉस्टल में, बहुत नोक झोंक भी होती थी, रोल को लेकर के बड़ा ये होता था, लड़ाई झगड़े होते थे, और बहुत कंपटीशन होता था, बहुत प्यार से भी मिलते थे, कंपटीशन भी बहुत होता था आपस में। और लाइब्रेरीज का इस्तेमाल, लाइब्रेरी में वहीं सुना कि राज बिसारिया सर के बारे में सुना, उनके बारे में जाना। V रामामूर्ति सर आते थे पढ़ाने के लिए, कितने सिंपल और कितने ज्ञानी। और के मोहन जी आते थे मेकअप के लिए, FTI से मोहन जी आते थे, और अंजना पुरी जी हमें म्यूज़िक और वोकल का वो सिखाती थी। मुझे याद है, मेरे बैचमेट अभी होंगे तो उनको कुछ याद आएगा। तरे बहे गंगा, ऊपर बहे जमुना, बिचवा सरस्वती की धार, ओ भगवा पहिरवा त्रिवेणी के तट पर, जइयो न करके श्रृंगार। अरे गंगा तोरी लहर, अरे गंगा तोरी लहर, अरे गंगा तोरी लहर, सबई के मन भाई, अरे गंगा तोरी लहर। हरिद्वार से गंगा सागर, ऐसन भैलो नाराम, ऐसन भैलो नाराम, हर 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 पनिया मिलकर संगम बन गयो धाम। तो वो सिखा दिए, गाना आज भी मुझे याद है। तो ये अंजना पुरी मैम ने सिखाया। और फिर हमारे सीनियर्स चले गए, फिर हमारे जूनियर बैच आ गया, तो फिर उनके साथ इंटरेक्शन शुरू हुआ, एक बेहतरीन माहौल। और उस दौरान, 1 साल के दौरान थोड़ा सा दुखद ये रहा कि BM शाह जी की डेथ हो गई, हमारे डायरेक्टर की। फिर हम उनको अंतिम विदाई देने दिल्ली, जहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ, वहाँ आए, और उन्होंने बहुत क्लासेस हमारी ली उस दौरान, और बहुत मोटिवेट हम लोगों को किया, और बहुत लोगों को बुलाया। जब वो चले गए तो फिर सुशील कुमार सिंह जी आए। तो सुशील कुमार सिंह जी ने भी बहुत हमारे लिए ट्रेनिंग के लिए बहुत चीज़ें जुटाई, और बहुत लोगों को बुलाया बाहर से, जिनमें बहुत बड़े ना, राजेंद्र नाथ जी ने हम लोगों के साथ वहीं प्ले किया था, मोहन महर्षि जी ने हमारे पास साथ वहाँ स्टूडेंट प्रोडक्शन किया था, जाम्बे सर ने किया था, और उर्मिल थपलियाल जी ने किया था। माधवी अभी लिखा था मनीष ने, माधवी रियली ज़बरदस्त नाटक हुआ था माधवी। और
वहाँ मुझे मतलब एक स्टूडेंट के तौर पर जब मैं करने लगा तो मुझे कुछ नाटकों से बहुत अच्छी वहाँ के दर्शकों का, और वहाँ मुझे भी धीरे धीरे एक पहचान, एक स्टूडेंट, अच्छे स्टूडेंट के तौर पर या एक अच्छे एक्टर के तौर पर पहचान मिलनी शुरू हो गई। जैसे कि मोहन जी का नाटक के बीच जिसमें मैं मेन रोल करता था, चार बाग में वो नाटक होता था रविंद्रालय में। इवन रोमियो जूलियट में मुझे मेन रोल नहीं मिला था, मैं बड़े आहत था, लेकिन उसके बाद जो प्रिंस ऑफ ड्यूक मिला था वो देख करके वो जब वो किया मैंने, तो उसमें भी काफ़ी अप्रिसिएशन मिला वहाँ पर। और माधवी में ययाति करता था नाथ जी के भी प्ले में और नाटकों में। बड़ा बड़ा आनंद आया, मतलब बहुत कुछ सीखा। वो तो मंदिर है, और रियली जब मुझे याद आता है तो क्या वो जीवन था, वो दोबारा नहीं मिल सकता। वैसे लोग, वैसे बैचमेट्स, वैसे टीचर्स, गुरु, वो चीज़ें फिर दोबारा नहीं आ सकते। और हेमेंद्र भाटिया सर ने, यस, हेमेंद्र भाटिया सर ने किया था जे बात तो है राकेश, यस रियली, हेमेंद्र भाटिया सर ने किया था। वो कमाल प्रोडक्शन था, कॉमेडी ज़बरदस्त। और उसके शोज़ फिर हमने वहाँ इलाहाबाद में NCZCC में भी उसका शो हुआ था, तो बेहतरीन था। उसमें हम लोग कितने रोल करते थे, कॉमेडी करते थे। और उन्होंने हमें प्ले के साथ साथ उनकी जो क्लास होती थी डिज़ाइनिंग की, सेट डिज़ाइनिंग की, जब सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये था, डिज़ाइनिंग की बेहतरीन क्लास लेते थे, और प्ले भी ज़बरदस्त हुआ था। तो ये फिर BNA की यात्रा थी, हम लोग पास आउट हो गए, सबका अपना अपना फिर वो रोना धोना कि अब क्या करें आगे, कहाँ जाएं, बिछड़ जाएंगे हम लोग। हेमलता जी नमस्कार। तो आ, आ, फिर सब का अपने अपने प्लानिंग बनने लगी, और उसी दौरान BNA रेपेट्री भी खुल चुकी थी ही पहले से, तो कुछ लोग BNA रेपेट्री में चले गए। और लेकिन मैं भी जाना चाहता था रेपेट्री में, लेकिन एक और अपॉर्चुनिटी सामने खड़ी थी। वो ये थी कि BNA की तरफ से, कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से एक नई स्कीम आई कि बुंदेलखंड की जनजातीय संस्कृति और लोक जीवन पर कुछ शोध अध्ययन करना है, और वहाँ जाके कार्यशाला करनी है, और वहाँ 5-6 महीने रहना है, इस तरह का काम करना है, 3 महीने पहले, और बाद में फिर प्रोडक्शन करना है। तो अलग अलग लोग, अलग अलग एक्सपर्ट उसमें आए। और यस इफ़ाकत प्राची, यस इफ़ाकत बेहतरीन प्ले था जाम्बे सर का, बहुत ज़बरदस्त कुछ सीखने को मिला। जो इंटीमेट थिएटर की बात हम करते थे, वो वाकई इफ़ाकत से सीखने को मिला। हमारे तलफ़्फ़ुज़ को लेकर के उनका जो प्रोडक्शन प्रोसेस था वो बेहतरीन था हमारे। और वो जो घटना हुई थी इफ़ाकत के, उसको बहुत लंबा हो जाएगा एक्चुअली, अदरवाइज़ जो राय मनात बली में हम रिहर्सल कर रहे थे, और जो वो हॉस्टल वालों से लड़ाई हो गई थी, कैसे हम लोग आए थे और कैसे बच बचा करके वहाँ से निकले थे, क्या ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। और जाम्बे सर भी हमारे साथ थे, पूरे डटे थे वो भी, तो बहुत बेहतरीन यादें हैं। तो ये जो जनजातीय वाला जो प्रोजेक्ट था, इसमें मुझे इसमें 2 थे, एक तो डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर। जो डायरेक्टर थे वो सीनियर थे हमारे पास आउट, जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे वो अभी के जो पास आउट थे, उनको वो मिल रहा था। तो मुझे भी ये मौका मिल गया असिस्ट करने के लिए। प्रणवीर सिंह हमारे काफ़ी सीनियर हैं, तो उनके साथ मुझे भेजा गया, और एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर मैं भी उनके साथ चले गया। और मेरी ये रुचि थी कि मैं हर काम में वहाँ आ गया, वहाँ मुझे मिल गया अपना जो थॉट है उसको एक्सप्लोर करने के लिए, और जो आज तक सीखा था, जैसे देखा था, और उसको एक्सप्लोर करने के लिए कैसे काम किया जाए। हाँ, दिनेश की बांसुरी तो कमाल, सुनेंगे, बात करेंगे। तो वो बेहतरीन अनुभव। और वहाँ हमने जो वहाँ देवगढ़ एक जगह है ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो देवगढ़ में हम लोग टिके, वहाँ हमें पूरी सुविधा दी गई थी BNA से और डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर से, ताकि हम वहाँ, हमें DM के गेस्ट हाउस में जो होता है वहाँ रुकने की व्यवस्था थी, सारा कुछ सुविधा थी। हम दूर दूर तक जंगलों में ट्राइबल से मिलना, उनके साक्षात्कार करना, वहाँ के लोगों से मिलना, वो सब हम लोग करते थे। और एक नया अनुभव था। ये भी एक टर्निंग पॉइंट है कि मैं अभिनेता, पूरी तरह अभिनय में, और लगातार हम अभिनय में काम कर रहे थे और बाकी चीज़ें सीख रहे थे। सडनली एक नया काम मिल गया रिसर्च का, और प्रोडक्शन ओरिएंटेड वर्कशॉप डायरेक्ट करने का या असिस्ट करने का या उसको संचालित करने का, वो भी ट्राइबल्स के साथ। तो ये वाकई ये लाइफ के लिए एक बहुत बेहतरीन लर्निंग हो गई।
और वो काम हमने किया और बहुत वहाँ भी बहुत स्ट्रगल हुआ, क्योंकि ट्राइबल्स के बीच में इतना आसान नहीं है काम करना। उनकी मनःस्थिति, वो लोग जो काम करते हैं, जितना मेहनत करते हैं, और उनके बीच जा कर के उनके खदानों से आने का इंतज़ार करना, फिर उनके साथ बैठना, नाटक तैयार करना। तब जब जगह तभी भुनसारो नाटक हम लोगों ने वहाँ किया। फिर उसका लखनऊ लोकनाट्य महोत्सव में उसका शो भी हुआ। तो उसके बाद अब एक आया कि अब क्या करूं, अब तो बीच में ये सब काम हो गया, अब कहाँ जाऊं, हॉस्टल दोबारा जा नहीं सकते और वापस पिथौरागढ़ जाना नहीं है, तो अब कहाँ जाएं। तो तब ललित दादा के पास में गया। तो ललित दादा ने एक बड़े भाई की तरह, गुरु की तरह मुझे अपने घर में रखा। और सच में इस तरह का व्यक्तित्व मुझे, उसके बाद मैं बहुत कुछ सोच रहा था, कहाँ जाऊँगा, मेरे मामा भी रहते हैं, वहाँ जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा। मैं बीच बीच में जाता था उनके यहाँ, लेकिन जैसी ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, ये हिंट मिला दादा की तरफ से, और मैं बिल्कुल उनके पास चला गया एक तरीके से। और वहाँ तो फिर ये होता था, अब वो मुझे अपने यहाँ रख भी रहे, मैं उनके यहाँ रह भी रहा हूँ, उनके यहाँ खा भी रहा हूँ, और उनके साथ रिहर्सल में भी जा रहा हूँ। और जब वो रात को कुछ बातें कर रहे हैं नाटक की, तो उसमें डिस्कस हो रहा है, किसी नाटक के बारे में डिस्कशन हो रहा है, और वो जो एक प्रेत शिशु नाटक लिख रहे हैं उसके बारे में बात हो रही है, मैं उसमें मेन रोल भी कर रहा हूँ, ये सब बातें हो रही है। तो पूरा नाटकमय पूरा वातावरण, वो चीज़ और एक एड ऑन हो रहा है मेरी लाइफ में, वही माहौल। और मैं क्या देखता था, जैसे हम लोग खाना खा के मेरे को बोलते थे, भूपी सो जा, और हम सारी बातचीत कर चुके होते थे, मेरे को जो पूछना होता था मैं पूछ चुका होता था, जो सवाल करना होता था कर चुका होता था, और फिर मैं सो जाता था। तो थोड़ी देर बाद मैं उठता था, पानी वानी पिया जैसे उठता था, तो मान लीजिए मैं 11 बजे सो गया या 11:30 बजे हम लोग सो गए, और 1 बजे मान लो मैं उठा, क्योंकि कुछ चिंतन मनन चलता रहता है, या फिर वो नींद खुल गई। मैंने देखा उनके कमरे में ऐसे एक खिड़की बनी हुई थी, उसमें एक पर्दा था, उसके अंदर से वो खुला था, और एक टेबल लैंप जली हुई है, एक व्यक्ति वहाँ कुछ लिख रहा है। रात को 1 बजे 1:30 बजे अक्सर वो कुछ लिखते हुए पाए जाते थे, वो लिख रहे होते थे। दिन भर इतनी एनर्जी, रिहर्सल में इतना दौड़ना, इतना बोलना, तो बीएनए में क्लास लेना, ये करना, मेरे सारी क्वेरीज को बातें करना, हम लोगों का बहुत बहस होती थी, बहुत बात होती थी, बहुत कई बार अलग अलग मेरी क्वेरीज होती थी, उन पर भी वो मेरे को आंसर देते थे, बताते थे। तो अगर ये जो जैसे मैं बोल अगर कुछ पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये उनके साथ, क्योंकि मैं संकोचित था, उनके साथ जो डिबेट और बातचीत होती थी उनको सुनता था मैं उससे, और प्लस मेरे पिताजी जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, जिनकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी थी, हिंदी बहुत अच्छी थी वहाँ रहते हुए, क्योंकि अध्यापक थे, तो वो इन लोगों से मुझे ये चीज़ें मिली हैं। तो ललित दादा को मैं प्रणाम करता हूँ और सलाम करता हूँ कि मेरे इस रंगमंची यात्रा में, मेरे जीवन में उनका दोनों तरीके से, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरीके से बहुत हाथ है, बहुत योगदान है। और क्योंकि इसके बाद फिर मैं आ गया श्री राम सेंटर रेपेट्री। श्री राम सेंटर रेपेट्री में हमारा हो गया, हमने दिनेश ने और मैंने दिया था, दिनेश और मेरा हो गया। तो दिनेश और मैं वहाँ से ट्रेन में बैठे और आ गए इधर तिलक ब्रिज में। ट्रेन हल्की हुई, हमने बैग फेंक दिया, हमने सोचा यहीं से नज़दीक पड़ेगा, और ट्रेन चल दी। और हम लोग शिवाजी स्टेशन पे उतरे, वहाँ से पैदल फिर तिलक ब्रिज से अपना बैग लेके हम लोग रेपेट्री पहुँचे, और वहाँ वन एंड ओनली मुश्ताक काक जी से हमारी मुलाकात हुई उसके बाद। और मुश्ताक सर ने फिर हमारा वहाँ वेलकम किया, और उसके बाद हमारे जो एक व्यावसायिक कलाकार वाली यात्रा थी वो शुरू हो गई रंगमंच में। और फिर आते ही हम लोगों ने अपना वही जो फायर है अंदर कुछ करने का, वो कुछ मिलेगा, क्योंकि यहाँ भी बड़े बड़े कलाकार रेपेट्री में उस वक्त थे, तो उनके सामने हमें क्या मिलेगा प्रूफ करना था। हमारे सीनियर्स भी थे और बाहर के और लोग भी थे, नरेश डबराल, सुभाष चंद्रा, NK पंजी, और रचना जी, निशित भाई, उमेश भाई, पूनम खंडारे जी, पल्लवी थी हमारी एक और शेफाली, दक्षा आई हुई थी, तो और विनोद नाहड़ी बेहतरीन एक्टर, श्रीकांत ना। तो इतने लोग ऐसे ऐसे यहाँ थे कि फिर वही लड़ाई रोल के लिए फिर जुट जाते थे ऑडिशन देने, ये करने के लिए। तो फिर
वो अच्छा हुआ कि वो मेहनत से और इससे और अपने गुरुओं की या जिन जो हमारे डायरेक्टर्स थे उनकी कृपा से मुझे हमेशा अच्छे रोल मिलते गए। फिर रेपर्टरी में भी मुश्ताक आग जी के निर्देशन में भी मुझे लगातार अच्छे अच्छे रोल मिलते गए और मेरे को कॉन्फिडेंस आता गया और मैं अच्छा करता गया और लोगों ने काफ़ी अप्रिसिएट किया। दिल्ली में एक पहचान बननी शुरू हो गई एज एन एक्टर। कुछ टाइम बाद जैसे नाटक हुआ था, हमारा नया नाटक जो पहला हुआ था वो कैपिटल एक्सप्रेस हुआ था चित्रंजन त्रिपाठी जी का, और उसी समय ताजमहल का टेंडर एनएसजी रेपर्टरी में हुआ करता था, जिसमें श्रीवर्धन भाई, महेंद्र मेवाती जी और पदम भाई और जगत भाई और ये तमाम लोग पुराने सीनियर ये लोग होते थे और इधर हम लोग होते थे और बड़ा एक आपसी तालमेल भी होता था। वो लोग भी हमारे नाटक देखने आते थे, हम लोग भी उनके नाटक देखने जाते थे। और चीतू भाई बड़ी मेहनत करके अपना हमारे साथ ये कर रहे थे, उसमें बहुत कुछ करने को मिला। और फ़ोन आ रहा है कहीं से, इसको काट देना चाहिए। तो जल्दी जल्दी बोलूं विजय, थोड़ा शॉर्ट करके बोलूं, क्या करूं? दादा आपका आशीर्वाद है। तो दादा मैं बोलूं आगे या कि समय हो गया होगा, क्या हो गया होगा, या विजय भाई का क्या आदेश है ना? तो नाटक होते पहला कैपिटल एक्सप्रेस था, तो बहुत अप्रिसिएट हुआ उसमें, बहुत बेहतरीन काम हुआ, लोगों ने बहुत पसंद किया। यहाँ दिल्ली के दर्शकों ने, क्रिटिक्स ने, और अच्छा रिस्पांस मिलने लगा हम लोगों को और हम आगे काम करते गए। फिर और उसके साथ साथ मुश्ताक आग जी ने हमें महाब्राह्मण, जो उनका बहुत पॉपुलर नाटक था, बहुत बेहतरीन नाटक था रेपर्टरी का, उसमें भी हमें कास्ट किया, उसमें भी रोल मिल गया। अलादात जो उसमें चल रहा था नाटक, एक था गधा उर्फ अलादात, उसमें भी रोल मिल गया और हम लोग वो करने लगे, वो नाटक, उसके शोज होने लगे। फिर हुआ विधाता मत खेलो ये खेल, अवतार साहनी जी का, अवतार सर का। सैल्यूट अवतार सर को भी कि उनकी एनर्जी, उनका अपने एक्टर से काम कराने का तरीका, वो भी कमाल, उनका डिज़ाइन, किस तरीके से वो स्क्रिप्ट पे काम करते थे, डिज़ाइन करते थे, किस एनर्जी से विधाता मत खेलो खेल हुआ था। जिन्होंने भी वो देखा होगा या जो एक्टर्स उससे जुड़े थे, वो कमाल नाटक था। जैसे और फिर नाटक होते गए और फिर मुश्ताक काग जी ने, जो मुश्ताक काग जी, मुश्ताक सर, उनकी एक खूबी वो ये कि हाँ भाभी प्रणाम, धन्यवाद, अच्छा लग रहा है आप भी यहाँ हैं। तो उनकी एक खूबी मुश्ताक सर की कि वो नई स्क्रिप्ट पकड़ते थे, एकदम नई स्क्रिप्ट, और उसको लेके आ जाते थे कि चलो पढ़ते हैं। उसकी रीडिंग होती थी और वो बिल्कुल तैयार हो जाते थे, अब इसको करते हैं, और सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते थे, कास्टिंग कर देते थे, रोल अब करो, याद करो। फिर उनकी ब्लॉकिंग शुरू हो जाती, उनका डिज़ाइन बेहतरीन होता था, स्केच वो करते थे, तो उनका अपना थॉट चलता था इस तरीके से, तो वो अपना तरीका था उनका। और फिर उन्होंने कहानियों पर काम शुरू किया और मंटो की कहानियाँ शुरू की, जिसमें हम लोग विभिन्न किरदार करते थे, दो कैरेक्टर, दिनेश और मैं एक कहानी करते थे, पूरी कहानी हम लोग करते थे। तो बड़ा एज एन एक्टर और कुछ करने में बड़ा संतुष्टि होती थी, कहीं मंटो का रोल कर रहे हैं। रियली मतलब मुश्ताक काग जी के जुनून ने, उनके फायर ने और उनका डेडिकेशन जो था, उसने वाकई श्री राम रेपर्टरी को एक बहुत उस वक्त बहुत बेहतरीन एक जगह दी, ऊंचाइयाँ दी, और बहुत तालमेल के साथ वो बहुत रेस्पेक्ट करते थे अपने एक्टर की। मुझे कभी उन्होंने भूपेश नहीं बोला, भूपेश जी, मैं सल्यूट करता हूँ उनको और मैं बहुत उनके रेस्पेक्ट भी करता हूँ, और बहुत मजाक भी होता था, बहुत ये भी होता है, अभी भी होता है, बट वो अपने एक्टर को बहुत रेस्पेक्ट भी करते थे। और उसी दौरान और भी डायरेक्टर्स बाहर से, फिर संजय उपाध्याय जी आ गए, फिर उन्होंने माटी गाड़ी किया, माटी गाड़ी, मृच्छकटिकम माटी गाड़ी, और उसमें क्या गाने। और मेरा, अगर मैं कहूँ, मेरा आज तक के सबसे फेवरेट रोल, चरित्र जो है उनमें से शर्विलक, जो मैंने माटी गाड़ी में किया था। मैं तो बेसुरा, बेताला, मतलब उतना अच्छा मैं कर नहीं सकता था, फिर भी उन्होंने वो रिदम, उस तरह का वो पैटर्न बनवा के मेरे लिए, वो अनिल मिश्रा जी, गगन भाई पाठक जी और तमाम जो टीम थी म्यूज़िक की, तो ये वो नाटक हुआ।
नाम सर्विलक सुनो हमार, नाम सर्विलक सुनो हमार, तो कमाल। और क्या गायकी उसकी ना, तो रियली ज़बरदस्त। ऐसे नाटक होते गए। फिर लईक भाई ने भी शोभा यात्रा किया, वो नाटक हुआ। चेतन दातार जी ने किया आँख मिचौली रेपेट्री में हमारे साथ। और फिर रोबिजिता जी ने भी एक नाटक किया कन्यादान। और इवन हैवदन किया अपने नौशाद भाई ने। और वीके भाई ने किया एक नाटक संध्या छाया। और राजेंद्र नाथ जी ने किया आपका जिस लाहौर ने देखा, जिसमें मैं नासिर काज़मी का रोल करता था। तो बहुत बहुत रोल किए, बहुत मेन रोल किए रेपेट्री में, और बहुत आनंद आया। और 10 सालों तक रेपेट्री में, 10-11 साल तक रेपेट्री में। यूं ही नहीं रुक सकता कोई जब तक उसको ऐसे मौके ना मिलें या फिर वो तालियों का आदी ना हो जाए। तो तालियों के आदी हो गए, सब कुछ भूल गए, घर परिवार सब। एक ही सिस्टर है, एक बहन है, उसकी शादी में भी नहीं गए नाटक के चक्कर में। तो हाँ, एक और चीज़ बहुत फ़ायदा क्या हुआ मुझे रेपेट्री में, जो मेरे अंदर का जो निर्देशन वाला शायद कुछ स्किल होता होगा अंदर, जो ललितपुर में तो किया ही किया मिलके। और उसके अलावा अपने बीएनए में भी एक छोटा सा एक कहानी न कानूनी कुमार हमने की थी, तो मैंने डायरेक्ट किया था। लेकिन यहाँ श्री राम आने के बाद जो कहानियाँ अलग अलग हम लोग को देनी शुरू की मुश्ताक जी ने, तो वो कहानियाँ उन्होंने उनसे जो है वो कहानियों का रंगमंच जो शुरू किया, जो अंकुर जी ने किया है उसके शुरुआत, और मुश्ताक जी ने हम लोगों को मौका दिया। तो वो हमारे जीवन में एज ए निर्देशक या रंगकर्मी बहुत कि अपने थॉट को, अपने डिज़ाइन को कैसे आगे ला सकते, कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वो एक मौका मिला। तो पहली कहानी मैंने जो डायरेक्ट की वो नंगे पाँव के निशान, हिमांशु जोशी जी की। तो हिमांशु जोशी जी और कई साहित्यकार उस वक्त आए, उन्होंने देखा और बहुत बेहतरीन हुआ। वो अनूप ने, त्रिवेदी ने डायरेक्ट की लव लेटर गोरकी की, जिसमें मैंने मेन रोल किया। और मेरे नाटक में इन लोगों ने मेन रोल किया, नरेश डबराल जी ने, करुणा पांडे जो एक्टर हैं मुंबई में, उन्होंने किया। और बहुत सारे, प्रीति ने किया, प्रीति झा ने, पुष्पा ने हमारे जूनियर है उसने किया। तो हमारे साथ के जितने और एक्टर थे, को एक्टर, वो हमारे एक्टर होते थे और हमें एक को डायरेक्टर बना दिया जाता था, हम लोग डायरेक्ट करते थे। फिर उसके बाद मांस का दरिया जो बेहतरीन बन पड़ा था कमलेश्वर जी का, तो वो मैंने डायरेक्ट किया। उसको देखने के लिए कमलेश्वर जी खुद, राजन यादव जी और बड़ा साहित्य के बड़े बड़े लोग वहाँ पर आ गए और बहुत अच्छा लगा। कमलेश्वर जी का ये फ़ोन आया मेरे पास 2 दिन बाद। मैंने तो सोचा उनको बुरा लगा होगा, बट उन्होंने फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि मैंने कहा सर पता नहीं कैसा लगा आपको। उन्होंने कहा आप, मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं, मेरा आप कितने पाकिस्तान पढ़िए, जिसको पुरस्कार मिला है वो करिए। हालांकि ये बात आई गई हो गई क्योंकि मैं कुछ और कर रहा था, एक्टिंग भी कर रहा था, लेकिन उनका ये कहना मेरे लिए बहुत अच्छा था और काफ़ी अप्रिसिएशन उस स्टोरी को, उस डिज़ाइन को मिला। और वो मेरे रेपेट्री के जो कोलीग थे, एक्टर्स थे, उन्होंने जो काम किया उसमें, और मुश्ताक आग जी का जो सपोर्ट मिला, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी और मेरे लिए बहुत बेहतरीन अनुभव था। उसके बाद फिर मृदुला गर्गी जी का अलग अलग कमरे, और उनका फिर एक और था हमारा बस 2 चम्मच औरत, जिसमें अतुल जस्सी और शोभा ये लोग करते थे। ये कई फिर एक शाम इस्मत आपा के नाम, वो राजेंद्र नाथ जी ने कहा कि ये आप डायरेक्ट करो। फिर वो मैंने डायरेक्ट किया प्ले इस्मत आपा का, कहानियों पर आधारित। तो उसमें बहुत सारे हमारे कलीग एक्टर्स थे और उसका शो फिर होने लगा। जो समर फेस्टिवल होता था श्री राम सेंटर का, उसमें भी होता था। और उसके बाद उर्दू एकेडमी, 19th उर्दू एकेडमी का जो फेस्टिवल था दिल्ली का, उसमें भी वो शुरू हुआ। तो इस तरीके से रंग यात्रा चलते नाटक भी एक्टिंग भी चल रही है, ये भी चल रहा है। और साथ ही साथ कुछ जब रेपेट्री से बाहर निकलते थे 2010 के दौरान, तो कुछ लड़के मिल जाते थे हमारे दर्शक की, सर हमारे लिए कुछ करिए। फिर उनके लिए कुछ करने के चक्कर में पार्क में बैठ के कुछ रिहर्सल करना, कुछ अपना जो थॉट है वो रिहर्सल करना। तो गाथा तो पहले रजिस्टर्ड हो चुकी थी, जिसके लिए मैं हर साल गर्मियों में पिथौरागढ़ जा कर के चिल्ड्रन वर्कशॉप किया करता था लगातार, क्योंकि थात वगैरह से फिर क्योंकि मैं अब वो मानने लगे कि अब ये उधर का हो गया है, तो वो रिसीविंग उस तरह की भी नहीं थी। और मैं भी संकोची प्रवृत्ति का था, तो मैं फिर एक
गाथा संस्था बना करके बच्चों को कहीं से भी ढूंढ के, कभी रामलीला मैदान में पिथौरागढ़ में, कभी नगर पालिका हॉल में, कभी किसी स्कूल से हेल्प लेकर के, कभी कहीं, और सतीश दा ने इस दौरान भी मेरी हेल्प की। सोर वैली पब्लिक स्कूल में एक वर्कशॉप करवाई। तो ऐसे लोगों ने बहुत हेल्प की वहाँ, और मैं करता गया। मेरा जुड़ाव जो है वो लगातार उत्तराखंड से भी रहता गया। गर्मियों में बच्चों के साथ, बड़ों के साथ नाटक करना, वहाँ की मैगजीन्स के लिए आर्टिकल लिखना, ये सब काम भी मेरा चलता रहा। किसी न किसी रूप में मैं जुड़ा रहूं, ये मैं कोशिश करता रहता था। हाँ, एक नाटक और किया था हमने जब मैं BNA फर्स्ट ईयर में था। तब NSD सेकेंड ईयर में एहसान भाई थे, एहसान बख्श जी, पिथौरागढ़ अनाम संस्था के। तुम छुट्टियों में हम घर गए थे, तो उन्होंने कहा कि एक नाटक मैं कर रहा हूँ, उसमें तुम रोल करो। मैंने कहा बिल्कुल मैं करूँगा एहसान भाई, क्यों नहीं। तो उसमें उन्होंने एक पलायन पर वापसी नाटक किया। उसमें मैंने वहाँ लड़कियाँ नहीं मिल रही थी, तो मैंने एक लेडी का, पहाड़ी महिला का किरदार किया, जो माँ का रोल किया। इतना अप्रिसिएट हुआ, उसमें इतना पैथोस था, इतना ये था, तो वो इतना अप्रिसिएट हुआ, ज़बरदस्त। और वो नाटक भी अच्छा बना था, बढ़िया था। तो इस तरीके से एहसान भाई से फिर दिल्ली में भी काफ़ी बातें होती थी, और उनका भी काफ़ी गाइडेंस उनकी तरफ से भी मिलती थी। तो ऐसे ये सिलसिला आपने मिलजुल के और लोगों से, इवन अनिल सर लिख रहे हैं रेपेट्री के डेज़ के बारे में। रियली सर, यस आई कैन अंडरस्टैंड, बिल्कुल वो वक्त ही कुछ ऐसा था और हम लोग काम करते थे। तो फिर गाथा के साथ लोग जुड़े। गाथा की शुरुआत हुई दिल्ली में, जिसमें गाथा के शुरुआती ऐसे डेडिकेटेड लोग थे कि हम छुट्टी, कगार की आग नाटक कर रहे हैं सर्दियों में, जनवरी में, मंडी हाउस के पार्क में शाम को रिहर्सल कर रहे हैं, कभी कहीं कर रहे हैं खुले में, और PSK में उसका शो कर रहे हैं। तो दिल्ली में भी हमने फिर वो काम ऐसे शुरू कर दिया कि हाँ नहीं, थिएटर ये भी है, रेपेट्री में तो हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, रेपेट्री आर्टिस्ट हैं, बट ऐसे हमें समाज के बीच में आना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। तो आज उस दौर के हमारे जो जुड़े गाथा से एक्टर, या जिनने गाथा में अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की, फिर संगीत नाटक अकेडमी के साथ जुड़े, इधर जुड़े, उनमें से कई लड़के हैं जो बेहतरीन काम कर रहे हैं। कैलाश देखो पिथौरागढ़ में इतना अच्छा काम कर रहा है, ललित पुलारा अभी पत्रकारिता में इतना अच्छा काम कर रहा है। वो सब गाथा की शुरुआत, दीपक कुमार, पंकज और कितने लोग हैं। और क्योंकि ये मिलजुल के ऐसे हम काम करते रहे, कारवां बढ़ता गया, और आज गाथा अपने एक अच्छी बेहतर जगह पर दिल्ली में है, और एक बेहतर पोजीशन में है, जो लगातार नाटक कर रहे हैं। और मैं लगातार निर्देशन कर रहा हूँ, लगातार एक्टिंग कर रहा हूँ नाटक में। मैं ये नहीं देखता, मुझे जहाँ से ऑफ़र मिलता है, वो यंग डायरेक्टर्स हैं, वो भी मुझे काम देते हैं, मैं उनके पास चला जाता हूँ, एक्टिंग करता हूँ। अभी भी बिल्कुल रोल्स करता हूँ। अरविंद के नाटकों में मैंने अभी किया, इधर दीक्षित जी के नाटक में किया, उधर राजेश बख्शी का एक नाटक था उसमें किया। तो मैं सबके साथ काम करता हूँ, क्योंकि मेरी जो एक्टर की भूख है, भले ही मैं निर्देशन करता हूँ, सिखाता हूँ, क्लासेस लेता हूँ, श्री राम सेंटर के वीकेंड बैचेस में क्लासेस लेता हूँ। अभी कई 16-17 बैच उसमें निकल चुके हैं कई लोग। लेकिन मैं अपना अभिनय वो जारी रखता हूँ जहाँ मुझे मौका मिलता है, और अपने नाटकों में भी करता हूँ, क्योंकि उसमें तो मैं खुद ही निर्देशक हूँ, कर सकता हूँ, वो कोई मुझे दे ना दे। तो ये है। और रंग यात्रा के साथ थोड़ा सिने यात्रा की जो बात करनी थी, सिने यात्रा भी थोड़ी बहुत रही है, क्योंकि बहुत, जब हम एक्टर होते हैं, प्योर एक्टर, जब रेपेट्री में होते हैं, तो हमारे दिमाग में एक्टिंग का भूत बहुत सवार रहता है। हम क्योंकि बेहतरीन कर रहे होते हैं, गढ़ रहे होते हैं, हमसे करवाया जा रहा होता है, हमारे निर्देशक वो बेहतरीन करवा रहे होते हैं हमसे। तो उसी दौर में कुछ चलता है कि फिल्म के ऑडिशंस भी चलते हैं, वो भी हम देते हैं, कुछ लोग खुद कर लेते हैं, कास्ट कर लेते हैं। तो पिंजर में मुझे रोल मिल गया। पिंजर में प्रतिमा काज़मी जी जो रोल कर रही थी, उनके बेटे का रोल जो कर रहा था मेन अलादित्ता, उसके दोस्त का रोल जिसमें संजय श्रीवास्तव NSD से हैं, वो और मैं वो थे साथ में, वो मिला तो बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी से इतनी अच्छी ट्यूनिंग हो गई कि वो जब भी दिल्ली आते तो मुझे, जबकि मेरा कोई ऐसा महत्वपूर्ण रोल नहीं, और पूरा 70 mm में उन्होंने पूरा उसको क्लोज दिया ना। तो उनके साथ अच्छी ट्यूनिंग, खूब बातें होती रहती थी। लेकिन मेरा क्या था, मेरा एक जो स्वार्थ था अंदर से एक्टर का, वो मुझे बार बार ऐसी हरकत करवा देता था जब भी मैं उनसे मिलता था। जैसे वो दिल्ली पहुँचे, नेशनल अवार्ड लेने पहुँचे, होटल संतूर में रुके, तो उन्होंने वहाँ बुला लिया, वहाँ सबसे मिलाया मुझे, वहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं बैठा हूँ, बातें हो रही हैं, तो मैं बीच बीच में, बातों के बीच बीच में ना अपने नाटकों की फ़ोटो उनको दिखा देता था। मैं अब वो मुझे देख ही रहे हैं, लेकिन मैं सोचता था कुछ नाटकों के फ़ोटो देख लेंगे ना, तो क्या पता इनके दिमाग में मेरे लिए कोई रोल आ जाए, क्या पता। ऐसे वो देखते थे फ़ोटो को, और क्या कहते थे मालूम है, फ़ोटो देखते थे,
भूपेश, मैं ऐसा सिनेमा में करना चाहता हूँ जैसा आप लोग थिएटर में करते हैं, जो आप क्रिएट करते हैं थिएटर में। सिनेमा में एक्टर कैमरा देखता है, मैं उसको बताना चाहता हूँ कि असली इन्वॉल्वमेंट क्या होता है। कैमरा देखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने में इन्वॉल्व रहिए, उस कैरेक्टर में रहिए जो आप लोग करते हैं। वो ये कहते थे, और वो कहते थे मैं अपने एक्टर को ये बताना चाहता हूँ। फिर मैं समझता था तो फिर मैं कौन हूँ भाई, इनका एक्टर कोई और है और ये फिर मैं इनसे मिल रहा हूँ, बातें हो रही हैं घंटों, फिर ये क्या है। फिर मैं वापस वो फ़ोटो रख देता था, फिर बातें होती थी, उनको सुनता था, नाटक की बात बताता था, थिएटर की बातें उनको बताता था। फिर कभी फिर और मुलाकात हो जाती थी। इवन उन्होंने अपने सेकंड थर्ड शेड्यूल में कास्टिंग में भी मुझे रख लिया अपने साथ कि तुम बैठो, दिल्ली के लोग हैं तो उनको कास्टिंग करनी है ऐसे। तो ये भी हुआ। लेकिन जितनी बार भी मुलाकात हुई, मैं फ़ोटो ले जाना नहीं भूलता था अपना। कितना ही वो कुछ करें, मैं फ़ोटो एक बार सर का ही देता था, फिर वो मेरी पीठ पे हाथ रखते थे कि कुछ अच्छा होगा। तो अभी तक ऐसा कुछ अच्छा तो नहीं हुआ, क्योंकि एक अच्छे रोल की तलाश, एक चरित्र की तलाश हर एक्टर को रहती है। क्योंकि मैं अभिनेता भी हूँ रंगकर्मी के साथ साथ, तो मैं रेडियो का भी हाई ग्रेड एक्टर हूँ। रेडियो के लिए भी मैंने बहुत काम किया है, रेडियो के बहुत ड्रामाज किए हैं मैंने, और मैं थिएटर भी करता हूँ। मैंने फिल्म में पिंजर की, उसके बाद छोटा सा रोल किस्मत लव पैसा दिल्ली में मिल गया, वो किया। और मुकेश छावड़ा ने मुझे चिंटू जी में कास्ट कर लिया दिल्ली आकर के ऑडिशन लेकर के, और बहुत ही रंजीत कपूर सर ने उसको डायरेक्ट किया, और बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस उसमें काम करने का रहा, जिसमें सारे लोग थिएटर के थे। और उसी दौरान हेमंत माहौर भाई से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती हुई, और बहुत अच्छा सिलसिला वो चला। फिर अमल एक इंडो कैनेडियन मूवी थी, उसमें भी एक छोटा रोल करने को मिला। और अभी हाल ही में सोन चिड़िया में एक छोटा किरदार और करने को मिला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि छोटा मिला बड़ा मिला, बट कास्टिंग डायरेक्टर ने कहा सर आपको इसमें कास्ट किया गया है, ये ऐसा रोल है, ये है वो है। अब वहाँ कितना मुझे मिल रहा है, मैं तो थिएटर का एक्टर हूँ, मैं तो 1.5 घंटे 2 घंटे अकेला एक्टिंग करता हूँ, मेरा तो सोलो परफॉर्मेंस भी है, मैं तो करता हूँ और मुझे मज़ा आता है। लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिलता। मेरा एक सीरियल आया बीच में, ये स्टार प्लस नहीं कलर्स पे ना, तो वो काफ़ी चला। उसमें मेरी कास्टिंग दिल्ली से ही हुई। उसमें एक प्रकाश यादव का रोल किया, तो वो काफ़ी अप्रिसिएट हुआ, लोगों ने अप्रिसिएट किया। दहलीज सीरियल। और मैं विजय के सैनी को धन्यवाद देता हूँ। एक तो मुझे ये अवसर दिया, उसके लिए तो है ही, उसने मुझे सिने यात्रा में भी कहीं ना कहीं सपोर्ट किया था। एक वो बहुत बेहतरीन डायरेक्टर है टेलीविज़न का, और वो एक सीरियल बेहतरीन टेलीविज़न DD1 का एक सीरियल बना रहा था, तुम देना साथ मेरा, बहुत फेमस। और एक रोल आया, उसका शूटिंग थी ऋषिकेश में, बड़ा रोल था उस कहानी में। तो उसका फ़ोन आया कि दद्दू आपको करना है ये रोल। मैंने कहा भाई मेरे से मत करवा, नहीं आपको करना है, आपको ऋषिकेश चलना है, ये रोल करना है। उसने स्क्रिप्ट भेजी, बड़े बड़े डायलॉग। तो मैंने कहा भाई ये तो याद करने पड़ेंगे यार, इतना रिहर्सल चाहिए, तुम कह रहे हो कल से ही शूटिंग है। कह रहा नहीं सब हो जाएगा, आप आओ, अब आप तो बहुत अच्छे एक्टर हो, आप आइए। तो चले गए हम ऋषिकेश इनके साथ, और वहाँ मेरी रात भर हालत ख़राब। इसलिए हालत ख़राब नहीं कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मैं तो एक्टर हूँ, मैं तो करूँगा ही करूँगा, मुझे इस बात का कोई ये नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, ऐसा कोई ये नहीं। लेकिन कैसा कर पाऊँगा कि विजय जैसा करवाना चाहता है या जैसा इसका चल रहा है, इसका रेपुटेशन, इसने मुझ पर ट्रस्ट किया है, इसने अपने प्रोड्यूसर से मिलाया, तो क्या मैं इसकी जो अपेक्षाएं हैं उन पर खरा उतरूँगा? क्योंकि वो ज़बरदस्त कैरेक्टर था, विलेन टाइप का, और बढ़िया सीरियल था। तो मैं अपनी तैयारी में लग गया, और जब शॉट शुरू हुआ उसके बाद, पहले शॉट के बाद ही विजय ने मुझे अप्रिसिएट किया, कहा दादू इसीलिए मैं कहता था आप करिए। तो मैंने कहा विजय ये बस इसी तरीके से हो रहा है, और वो बहुत बेहतरीन काम हुआ, और थैंक यू विजय उसके लिए। दिल्ली में फिर अमरोही जी के डायरेक्शन में कई सीरियल किए, और एक दिन तो मुझे ये जो DD के जो कमर्शियल आते हैं ना, जैसे कि मिनिस्ट्री के, और ये PPF का है, और एंटी रैगिंग है, सैनिटेशन का है, ये इतने ऐड आते थे, सब में मैं होता था। TV खुला मैं आया, उसके बाद वो और चैनल में भी आने लगे, तो बहुत सारे ऐड ऐसे किए। तो लगातार इस तरह की छोटी मोटी ये सिने यात्रा भी है। लेकिन मैं कभी मुंबई जाने के लिए या शिफ्ट होने के लिए मेरे दिमाग में विचार नहीं आया। वो हो सकता है कि मैं रंगमंच में इतना रमा हुआ हूँ या इतना रम गया हूँ कि मुझे यही अच्छा लगता है, प्राथमिकता मेरी यही है।
जबकि मैं ठीक ठाक हूँ, मैं एक्टिंग भी ठीक ठाक करता हूँ, मैं कर सकता हूँ, बट मेरा कभी भी ऐसे लीड नहीं हुआ कि हाँ जाओ करो, ऐसा नहीं हुआ। अगर हाँ मिलेगा तो मैं करूँगा, मुझे जानते हैं जो जिनको हिम्मत है, जो मुझसे करवाना चाहते हैं और जो करवा ले जाएंगे, और जिनके जो कहेंगे करो, मुझे टास्क देंगे जैसे थिएटर में मिलता है, मैं कर दूंगा। आई विल ट्राई, और बेहतरीन करने की कोशिश करूंगा, जैसा कि लगातार हम रंगकर्मी लोग करते आते हैं। तो ये थी मेरी रंग और सिने यात्रा जो चल रही है लगातार, रंग यात्रा। और कई नाटक इस बीच चल रहे हैं। मायावी सरोवर है, उसके शोज काफ़ी दिनों से चल रहे हैं। और ये इधर पंचानन पाठक फेस्टिवल होता है दिनेश अहलावत जी का, और ये जो जो ये यहाँ पे ग्रुप थिएटर करते हैं, ये लोग भी बड़े जज्बे के साथ थिएटर करते हैं, तो इसके लिए भी सलाम है। और उसमें भी मैं अपनी तरफ से चाहता हूँ कि ठीक है, वो कहते हैं कि नाटक करो, मैं पूरा कोशिश करता हूँ पूरी कि नाटक हो उसमें। तो इस दौरान बहुत अचीवमेंट हुए, बहुत चीज़ें हुई, और लगातार ये यात्रा चलती गई। इसमें बहुतों ने मेरे काम को रिकग्नाइज़ किया, और कई जगह नकारा, कई जगह रिकग्नाइज़ किया। वो सब चलता रहता है जीवन में। सीने यात्रा में भी ऐसा हुआ, लकी वही लकी में मुझे बहुत अच्छा रोल कास्ट हो गया था, और कॉस्ट्यूम भी हो गई थी, सब कुछ हो गई थी, स्क्रिप्ट भी आ गई थी। फाइनली जो कास्टिंग डायरेक्टर था, शायद वो नहीं, दिवाकर बनर्जी भी उसमें मुझे चाह रहे थे कि मैं करूं, और हो सकता है फिर बाद में ये पता चला कि जो कास्टिंग डायरेक्टर उसके थे वो नहीं चाहते हैं, तो उन्होंने कुछ अलग बिहेवियर से रात में ऐसे टाइम पे फ़ोन करवाया उनके सामने कि जहां मैं नींद में उठूं, और ऐसा कुछ माहौल बने कि वो मुझे कुछ अलग साबित कर सके। ये चलता है, दिस इज़ लाइफ। तो बहुत ऐसा ही थिएटर में भी होता है कई बार, कहीं आप होते हैं कहीं नहीं होते हैं, लेकिन मेन है डटे रहना। जो सीखा है, और जो जो जिनको हम देख रहे हैं अपने सीनियर्स जो ऐसे डटे हुए हैं, ऐसे काम कर रहे हैं, अवीब साहब ने जो काम किया, बाबा कारण जी ने जो काम किया, और उसके बाद भी जो लोग लगातार काम कर रहे हैं, उनके बाद की पीढ़ी को, सबको हम देख रहे हैं। सबके जीवन में कुछ ना कुछ संघर्ष है, और हमें तो ऐसे मिल रही हैं चीज़ें, ट्रेनिंग मिल रही है, ये मिल रही है, वो मिल रहा है, और दोस्त मिल रहे हैं, तो लोग मिल रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे, हमें अप्रिसिएट करने वाले, हमारे बारे में लिखने वाले लोग मिल रहे हैं, हमारे काम को अप्रिसिएट करने वाले लोग मिल रहे हैं। तो क्या है फिर, तो करते जाना चाहिए। संघर्ष है, कई बार इकोनॉमिकली हम लोग बहुत परेशानी में होते हैं, क्योंकि हम लोग आर्टिस्ट हैं, हमारा यही ज़रिया है। हाँ दोस्तों, इसके अलावा मैं क्लासेस लेता हूँ, स्कूलों में वर्कशॉप्स करता हूँ, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ ना, रंगमंच करता हूँ मैं। तो मैं, मेरा जो थॉट है रंगमंच को लेकर के, उसको लोगों तक ले जाने के लिए वो भी मिलता है, और वहाँ से मुझे अर्निंग भी होती है मेरा घर चलाने के लिए। क्योंकि मैं कोई स्टार नहीं हूँ, मैं तो थिएटर एक्टिविस्ट हूँ, रंगकर्मी हूँ, एक अभिनेता हूँ। तो मैंने तो वी रामामूर्ति जी को देखा था, वो अपना बैग लादे हुए उस उम्र में बीएनए में एंट्री लेते थे। हम कहते थे सर आपका बैग, नो 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 जेंटलमैन नो। बैग रखते थे, फ्रेश होते थे, और अपने पेपर वेपर निकाल के टाइप करने बैठ जाते थे। उनको अगला जो कुछ टाइप करना होता था सीढ़ी के नीचे। हमने कहा क्या कमाल, तो ये सहजता उनकी। तो ऐसे ऐसे लोगों से हमने सीखा है, जाना है, देखा है। भारत रंग महोत्सव हम देखते थे जब 2000 में, जब मैं यहाँ आया, तब से लगातार जब मौका मिलता था, कितने नाटक देखने, कितने निर्देशकों को देखने का मौका मिला, कितने उनके नाटकों को देखने का मौका। संगीत नाटक अकेडमी का रंग स्वर्ण, उसमें पुराने अमरीश पुरी जी को एक्ट करते हुए, श्यामानंद जालान जी को एक्ट करते हुए, अपने सुरेखा सिकरी जी को एक्ट करते हुए, मनोहर सिंह जी को एक्ट करते हुए, पुराने पुराने लोगों को एक्ट करते हुए देखना अद्भुत। तो ऐसे हम वो पीढ़ी हैं जिन्होंने वो भी देखा, और बीच में ऐसे, और अब आगे नए लोगों के साथ भी काम कर रहे हैं उस तरीके से, उनको भी समझते हुए, उनके मनोविज्ञान को भी समझते हुए। क्योंकि आज के वो उस तरह टिक के काम करने वाली जनरेशन नहीं है। वो बहुत जल्दी शॉर्टकट में सब कुछ पाना चाहते हैं, और ठीक है जिसको मिल जाता है, बट सीखना तो पड़ेगा ही, करना तो पड़ेगा ही डेडिकेशन के साथ। तो यही है मेरी यात्रा। और हाँ, महामारी के इस दौर में एक्टर और फिल्म और रंगमंच से जुड़े लोगों को कोई पॉजिटिव मैसेज, हाँ ये बहुत ज़रूरी है। मानसिक संतुलन की बात भी हमने की कि भाई हम वही उसी से बनेगा। हम तो दूसरों को कहते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है थिएटर से, धैर्य, पेशेंस, बड़े बड़े हम शब्दों का इस्तेमाल भी करते हैं, और उनको सिखाते भी हैं। इस्तेमाल ही नहीं करते, उनको सिखाते भी हैं, और हम वो रिफ्लेक्शन देखते भी हैं। क्योंकि
जिन्होंने मुझे सिखाया वो रिफ्लेक्शन उनको मुझ में दिख रहा होगा, तो मुझे भी जिनको मैं पीढ़ी को कर रहा हूँ तो वो रिफ्लेक्शन मुझे भी दिखना चाहिए, या दिखेगा कब दिखेगा? सब लोगों से, जो नए लोग हैं ख़ास तौर से जो अभी इधर हैं, तो वो अपना काम करते रहें, ठीक है। हमें बांधा तो नहीं है ना, कोरोना महामारी है और इस महामारी से बचने के उपाय हमें बताए गए हैं और इसमें हम बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन हम हाथ पैर मुंह बंद थोड़ी है हमारा, हम घर के अंदर तो हैं। तो अपना जो मन करता है, कुछ लिखने का मन करता है, कुछ जो पढ़ा नहीं हमने आज तक, छूट गया था, क्योंकि कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, उसको पढ़ने का मौका है। अपने स्पीच पर, एक्टर्स के लिए जो हम लोग हैं, हमारे लिए अपने स्पीच पर काम करने का, हमारे डायलॉग्स पर काम करने का, नए नाटक पढ़ने का, नए नाटक तलाशने का। हमारे सीनियर हैं जेपी सिंह जी, आजकल बहुत नाटकों को भेजने का मुहिम उन्होंने चला रखी है, एक ग्रुप भी बनाया हुआ है, उसमें इतने नाटक आ रहे हैं। और एक दूसरे से, अगर आप उसमें नहीं हैं तो किसी से मांग सकते हैं, मेरे से मांग सकते हैं, दूसरों से मांग सकते हैं। तो नाटकों को पढ़ने का ना, तो ये इस तरह का सिलसिला, और परिवार के साथ रहने का, हंस के खेल के। भाई मुझे तो खाना बनाना आता नहीं है, मैं वो गुस्ताखी करता हूँ तो मेरे घर वाले वो खाते ही नहीं है जो मैं बनाता हूँ, ऐसे ऐसे खाते हैं, चुपके से साइड कर देते। और मुझे पता चल गया कि ये काम मेरा नहीं है, मैंने बहुत कोशिश की, तो मैं कुछ दूसरा झाड़ू पोछे में हेल्प कर सकता हूँ, क्यों, और कुछ दूसरे कामों में हेल्प कर सकता हूँ, बच्चों के साथ कुछ उनको हेल्प कर सकता हूँ थोड़ा, और कुछ मस्ती कर सकते हैं, अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, सीनियर से बात कर सकते हैं, और कुछ ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम लगातार इसी ट्रॉमा में रहेंगे कि मुझे भी पता चल रहा है आज दिल्ली में बहुत हालत ख़राब है, मैं दिल्ली में ही हूँ, आप लोग मुंबई में हैं, आपको पता चल रहा है मुंबई में क्या हालात हैं, लेकिन अगर हम इसी मानसिक उसमें रहेंगे, और क्योंकि न्यूज़ सुन के तो और हालत ख़राब होती है, न्यूज़ तो इन्फॉर्मेशन के लिए सुननी है। दूसरा, अभी सारे लोग टूट पड़े हैं, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, कोरोना सब ना, तो देश भी हमारे लिए, अभी देश खुद संकट की स्थिति में है। और कुछ हम उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम कोई ऐसी नेगेटिविटी ना अपने माइंड में ना लाएं और उस नेगेटिविटी को ना ही सर्कुलेट करें, पॉजिटिव रहें और लोगों तक पॉजिटिविटी स्प्रेड करें कि ये बुरा समय आया है तो हो सकता है अच्छा समय भी आएगा। छोटी मोटी जो हेल्प इमोशनली या वैसे हो सकती है एक दूसरे की, वो हम कर सकते हैं। तो ये तरीके हैं, और कोशिश कर सकते हैं कि अपने लोगों के बीच कैसे हंसी खुशी से हम लोग रहें। कुछ गा लें, कई बार मन करता है कुछ गा लें, तो अपने अपने जगह का फोक गा लें, हिंदी का गाना गा लें, अपने कुछ दोस्तों से मिल लें, उनसे बात कर लें ऐसे। और मैं तो यही कर रहा हूँ, मैं तो इसी तरीके से कर रहा हूँ कि अपने शेड्यूल को ऐसे ऐसे, कभी किसी को सुनता हूँ, कभी कहीं जाता हूँ, कभी कहीं जाता हूँ, तो बड़ा मज़ा आता है ये सब समय में। और विजय जैसे लोगों ने, जीवट लोगों ने इस तरह के प्लेटफॉर्म भी क्रिएट किए हैं जहाँ पर कई लोगों को सुनने का मौका मिल रहा है, तो कई चीज़ें मिल रही हैं, कई नई बातें पता चल रही हैं हर एक के बारे में। तो यही है। हाँ विजय, बताइए अब क्या आदेश है और क्या सवाल हैं? और कुछ सवाल बीच में मैं बहुत सारे मैसेज देख नहीं पाया हूँ शायद ना। हाँ अच्छा, ठीक। हाँ सर, गोयल जी, अनिल जी पूछ रहे हैं कि इंटरनेट का फ़ायदा और ज़्यादा उठा सकता है रंगमंच। देखिए, रंगमंच लाइव तो नहीं, जो लाइव का मज़ा है ना, वो तो रंगमंच में, ये इंटरनेट जो हम जिस मीडियम में, वर्चुअल में हैं, इसमें वो आनंद तो नहीं आ सकता, स्वाभाविक है। वो क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हमारा जो फिर सिनेमा और इसमें क्या फ़र्क, हम तो आमने सामने होके बातचीत करने वाले, रिएक्शन लेने वाले, इसीलिए तो हमें आनंद आता है मंच पर। क्या, जब तक ताली नहीं बजती है, हम कोई बहुत अच्छा सीन कर रहे हैं या पैथोस कर रहे हैं, उस पर कुछ ऐसी आवाज़ें नहीं आती हैं, कुछ तालियां नहीं बजती, कुछ लाफ्टर नहीं आते हैं कॉमेडी में, और शो के बाद कुछ लोग मिलके कुछ पूछते नहीं हैं, कुछ बातें नहीं करते, कुछ सवाल नहीं होते हैं, तो तब तक तो फिर हमारी जो रंगमंच की जो परिभाषा है या जो उसका उद्देश्य है वो पूरा नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, इंटरनेट के माध्यम से हम चीज़ें खोज सकते हैं, लोगों से जुड़ सकते हैं, और कई तरह के चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो यही सब चीज़ें हो सकती हैं। बट लाइव तो आना ही होगा एक दिन,
तब तक के लिए ये जो एक अस्थाई व्यवस्था है। तो मैं भी बहुत सारे वीडियोस अलग अलग तरीके से अपने स्पीच के डाल देता हूँ, जो मैं प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ, जो मुझे लगता है वो। लेकिन वो कतई ऐसा नहीं है कि मैं एक उसका बिल्कुल ही अल्टरनेट स्पेस ढूंढ लिया है, अब वही होगा, बिल्कुल नहीं। इस स्थितियों को जब निपट जाएंगे, इससे आगे चले जाएंगे, तो एक वक्त वो आएगा, फिर वापस हम सिनेमा का काम उस तरीके से होगा जैसे वो होता है, और अपने थिएटर रंगमंच की तरह से ही होगा, इसको मैं कह सकता हूँ। और सभी सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद, आभार, विजय के सैनी ब्लॉग का भी। तो अब विजय बताइए, क्या आदेश है, क्या करना है? हाँ विजय। तो मैं यही कह रहा था कि बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। मेरे अंदर एक मलाल ये था कि मैं अपने जो मतलब पिताजी चाहते थे कि वो इंजीनियर बने, ये बने, वो बने, वो मैं नहीं बना। लेकिन उनके जाने से पहले मैं एक स्टैब्लिश थिएटर आर्टिस्ट बन चुका था, और उन्होंने मेरे काम को देखा था, टेलीविज़न के काम को भी देखा था, और मेरी माँ ने भी देखा। मेरी माँ मेरी रिहर्सल में, बच्चों की रिहर्सल में लखनऊ में आती थी, और फिर वो दिल्ली भी आए, उन्होंने देखा। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि मेरे माता पिताजी ने फाइनली, उनको ये लगा कि नहीं, ये काम गलत नहीं है। और एक चीज़ आपको बता दूं कि बृजमोहन शाह जी, BM शाह जी मेरे पिताजी के बैचमेट थे कॉलेज में, अल्मोड़े में, वो जानते थे उस चीज़ को। तो बाद में उन्होंने कहा कि अरे बृजमोहन को तो मैं जानता हूँ, और ये वो, तो इस तरह की चीज़ें थी। बाद में फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि जब हम कुछ अच्छा कर रहे होते तो उनको लगता है नहीं, ये कुछ गलत नहीं करेंगे, अच्छा काम कर रहे हैं, और मन करता है जो करने का, हमें वही करना चाहिए, उसी में हम आगे बढ़ सकते हैं, ये भी है। और महामारी के इस दौर में हम लोग खुश रहें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सेफ़ रखने की कोशिश करें, और मैं खुद भी वो चीज़ें अप्लाई करूं, जो गाइडलाइंस हैं उनको हम फॉलो करें ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट रहें, अपनी प्रॉब्लम दूसरों से शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे भी सुनने को मिल रहे हैं। वो दबाव में भी नहीं आना है, और अपने आप को उससे ओवरकम करना है। प्रॉब्लम्स आएंगी कई तरह की, तो सब लोग हैं, हम लोग हैं, सब हमारे पूरी दुनिया के लोग हैं, अलग अलग जगहों के लोग हैं ना, हम अकेले नहीं हैं। तो बस पॉजिटिव रहना है। धन्यवाद। अब क्या करना है, थोड़ा मुझे विजय आप बताइए। मतलब मैं, अब मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बोल दिया है मैंने, और क्योंकि जब मैं बोलता गया तो बोलता ही चले गया, क्योंकि मौके कम आते हैं ना, एक्टर जैसे फैल जाता है, स्टेज में मौका मिल जाता है तो फैल जाता है, तो मौका मिलते ही फिर यही होना ही था। तो बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं, लेकिन उतना समय नहीं है, फिर कभी। क्या करूं विजय, मैं आपकी तरफ से, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? अभी भी हूं क्या मैं आपके साथ? प्लीज़ बताएं। हाँ, थैंक यू। क्या? ओके, थैंक यू। नमस्कार, धन्यवाद सभी का, और बाय।